Science to soul, myths will break. Every word's a step we take. Talk, the real deal with questions fade and answers heal. Talk, you got it light. Stay informed day on night. I'm Dr. Kuldeep Singh, practicing ultrasound in east of Kailash, New Delhi. My passion is in ultrasound on high-risk pregnancies, especially the NT scanning, anomaly scanning, fetal echocardiography, and color Dopplers. Apart from that, doing ultrasound in postmenopausal, looking in for any suspicion of ovarian malignancies. I have an experience of 32 years practicing ultrasound. My practice also runs on in terms of training the students with the name of Sono School, where I teach them ultrasound in obstetrics, gynecology, and infertility. It's an online program as well as an offline program where we do lots of workshops on mannequins and on Opus modules. Thank you so much for giving us opportunity. Doc Talk with Kapil में आपका स्वागत है. Thank you, Kapil. Always a pleasure again. आपसे पहले भी बात हुई है, and I'm super excited because I've seen through the podcast that you'd also sent me, and I went through it on Google as well. There's quite a bit of a reach in terms of reaching people, reaching doctors. Your earlier podcasts also have been well received by everyone. So I'm again super excited to have this and to make sure that it reaches plenty more people. तो आज वेलकम करते हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह का हमारी नई पॉडकास्ट में डॉक टॉक विद कपिल में आपका स्वागत है. आपने सोनोलॉजिस्ट क्यों चुना और आपने अपनी जर्नी बताइए कि आपने MBBS से सोनोग्राफी की तरफ गए, क्या उसमें आप बताना चाहेंगे? सोनोलॉजी मुझे इसलिए अच्छी लगती थी बिकॉज सारी की सारी जो फोटोग्राफ्स देखना है, सब कुछ देखना है, जो सिस्टम चल रहे हैं, डायनामिक्स चल रही है, उसका अपना ही मज़ा है देखने का. जब हम लोग करते थे अपने मेडिकल कॉलेज में, मैं लखनऊ से हूँ KGMC से, तो वहाँ पे जब थे तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी. अल्ट्रासाउंड अभी डेवलप ही हो रहा था. तो ये होता था कि जब आप एक बारी कर लें सारा कुछ तो आपको या तो मद्रास जाना पड़ता था एंड वो सारी की सारी चीज़ें सीख के आनी पड़ती थी. एंड मेरा ये था फोकस कि खाली अल्ट्रासाउंड करना है, उसके बारे में जितनी डिटेल में जा सकते हैं उसको सीखना है. तो इसीलिए ध्यान उस तरफ गया, धीमे धीमे सीखते चले गए, मज़ा आता चला गया. एंड अल्ट्रासाउंड के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पैशन होना. अगर पैशन नहीं है तो कोई मज़ा नहीं आएगा. तब ये लगेगा एक ज़बरदस्ती का काम करे जा रहे हैं. अच्छा चलो पेशेंट देख लो, फिनिश हो, फिर आगे बढ़े. आपको हर पेशेंट को एंजॉय करना है बिकॉज हर पेशेंट में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा. तो वो जब तक वो चीज़ नहीं करेंगे मज़ा नहीं आएगा. तो जब MBBS डेज में थे तब बड़ा मज़ा आता था जब जाते थे वहाँ पे डिपार्टमेंट में. फिर एक जो है हमारे पास हमारी मदर का एक ऑपरेशन हुआ, तो उस चक्कर में जो है वो एक किसी डॉक्टर से मुलाकात हो गई, उनसे बात की तो उन्होंने हमें डॉक्टर खुराना के पास भेजा कि आप वहाँ जाइए, ही इज़ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ अल्ट्रासाउंड. वो तब किसी को उन्होंने तब तक रखा नहीं था. तो गए वहाँ पे, बार बार जाना हुआ कि नहीं सर आते हैं, अच्छा ठीक है तुम हफ्ते में एक दिन के लिए आ जाओ. हम हफ्ते में उस दिन जितने बजे बुलाते थे पहुँच जाते थे. अब 2 हफ्ते के बाद आ जाओ, पहुँच जाते थे. ग्रेजुअली फिर उनको अच्छा लगने लगा एंड फिर वहाँ पे सीखते चले गए तो मज़ा आता चला गया. ग्रेजुअली आगे बढ़ते चले गए, पेशेंट्स को भी अच्छा लगने लगा, उन्हीं से बहुत सारी बातें करना सीख गए. और अल्ट्रासाउंड में थोड़ा सा पेशेंट को एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है, जो कि हम आगे भी बात करेंगे इस बारे में. तो दैट वाज हाउ इट ऑल डेवलप और अब देयर इज़ नो लुकिंग बैक टू इट. तो MBBS से लेके सोनोग्राफी की जर्नी में आपके सर क्या क्या परेशानी आई? परेशानी तो ये है कि भाई हर चीज़, हर केस एक थोड़ा सा डिफरेंट है, विचित्र केस है. तो शुरू में जब करते थे अच्छा फटाफट पूछ लेते हैं. फिर ध्यान आया कि भाई जब खुद अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं पूछने को मिलेगा, तब तो आप ही को करना है. तो फिर वो एक तरीके से चैलेंज मैंने अपने आप को देना शुरू किया. नहीं समझ में आ रहा, करो. ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे सीनियर कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ कि ये डायग्नोसिस सही है. नहीं सर ये भी हो सकता है. दैट इज़ वहाँ अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला गया, डेवलप होता चला गया. फिर इस तरीके से करते करते कॉन्फ्रेंसेस में जाना हुआ. और कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज़रूरी होती हैं डॉक्टर्स के लिए बिकॉज उसमें आपको नई नई चीज़ें पता लगती हैं. एक बारी वो पता लगना शुरू हुआ, अपनी इच्छा जाहिर की. तो डॉक्टर मल्होत्रा हैं आगरा में, डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, तो उन्होंने फिर कहा चलो आ जाओ जी एक क्विज कर लो. आगरा में एक हुआ उस टाइम कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे क्विज दी तो लोगों को बहुत मजा आया. फिर सर ने कहा चलो जी अब अगली बारी तुमने एक पेपर प्रेजेंट करना.
पेपर प्रेजेंट किया तो उन्होंने कहा चलो जी अब तुमने अगली में टॉक देना, एंड बस फिर वहाँ से आगे बढ़ते चले गए और लोगों को मज़ा आता चला गया कि अच्छा जी ये तो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, सिंपल करके बता रहे हैं, हम आगे बढ़ते चले। ये तो आपकी प्रोफेशनल जर्नी हो गई सर। एक पर्सनल जर्नी भी होती है जब आपने सोचा होगा कि मैं एमबीबीएस की तैयारी करूं और परिवार का आपने सहयोग लिया और आगे बढ़े, एक वो वाली जर्नी भी आप बताइए थोड़ा सा। मैं लखनऊ से हूँ। सो मम्मा मेरे बायोलॉजी टीचर थे, माय नाना जी वाज अ डॉक्टर, सो वो ही वाज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो वो सिमरी एक गांव है लखनऊ से थोड़ा दूर, बट जो उनको इज्जत मिलती थी ना जब वहाँ जाते थे, वो 5 या 6 या 10 गांव में ही वाज द ओनली डॉक्टर। तो जब भी वहाँ चले गए ना, और जैसे मेरे डैड गए और मैं उनके साथ गया हूँ, तो जवाई बाबू आए हैं, सो दैट रियली ड्रोव दैट पैशन कि भाई बहुत इज्जत मिलती है, एंड माय डैड वांटेड, एंड बिकॉज माय मदर वाज अ बायोलॉजी टीचर शी आल्सो वांटेड कि डॉक्टर बनना है। तो वो आई लॉस्ट माय मदर व्हेन आई वाज जस्ट 9 years old। सो वहाँ से ये हो गया कि नहीं, मम्मा का ये सपना जो है वो पूरा करना है। तो वो सारी की सारी चीज़ें उसी हिसाब से चलती चली गई। जब मैं 13-14 साल का था तो आई वॉज अंडर एज इन माई क्लास। तो टीचर्स ने कहा यूल हैव टू ड्रॉप अ क्लास एंड यूल हैव टू रिपीट इट। एंड मेरे डैड तब गए कैमरून, अफ्रीका में। सो उसी टाइम पे कैमरून सबको याद आया बिकॉज उन्होंने वर्ल्ड कप में ना ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए थे। तो जब वहाँ गए डैड के पास, तो दैट ब्रेक वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई वॉज नॉट अ वेरी वाउ स्टूडेंट एट दैट टाइम। वहाँ पे फिर डैड के साथ टाइम ही टाइम था, आराम से बैठ के मैथ्स करते थे बिकॉज डैडी मेरे को मैथ्स पढ़ाते थे। मैथ्स पढ़ी और एक तरीके से ना सारे दरवाजे खुल गए, लगा कि मैथ्स से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और फिर वहाँ पे टेबल टेनिस खेलना, तो ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई। वापस आए तो एक क्लास नीचे आ गए जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी बिकॉज आई मेट माई पार्टनर देन ओनली। तो वो निशु इज माई, बस उस टाइम पे स्कूल कॉलीग थे, एंड उसके बाद फिर देन शी इज बिकम अ लाइफ पार्टनर, एंड दैट वाज अ मेजर चेंज। नहीं तो हो सकता है आगे निकल जाते तो वो नहीं मिलते जिंदगी में। देन 11th-12th में किया, दिस वाज फ्रॉम सेंट मेरीज हाई स्कूल कॉन्वेंट। प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स, प्लेंटी ऑफ गर्ल फ्रेंड्स ऑल्सो, इन द सेंस दे वर ऑल नीता, सरिता, सिमी, मीनू, ये सारे के सारे हम आज भी मिलते हैं ना। तो ऐसे विभा, अगर उसका नाम नहीं लिया तो जरूर मार पड़ेगी मेरे को। ऐसे जब भी हम करके मिलते हैं तो हमारे बच्चे कहते हैं पापा आप लोग कैसे, कोविड स्कूल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, बहुत मजा आता था। आज भी मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता। संजय वो पायलट है, उसके साथ भी मिलने में। अनुज है, वो चाहे साथ में था लेकिन वो एक तरीके से एक बड़े भाई के तरीके से था। माई पर्सनल जर्नी वुड नॉट बी कंप्लीट इफ आई डोंट टेक द नेम ऑफ 2 of my friends. One is Avnish Sikka, Sunny, who's my childhood friend, who lives in Boston. He's a software engineer. And the other I met in KGMC Lucknow, my medical college. He's a surgeon, Dr. Neeraj Arora. He practices in Lucknow. कोई भी सुख हो, दुख हो, गम हो, कुछ हो, वो लोग सबसे पहले होते हैं मेरे साथ। सबसे पहला फोन उन्हीं को ही जाता है। 11th-12th किया तो वहाँ पे डॉक्टर प्रवीण चंद्रा सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। वो फिजिक्स पढ़ाई उन्होंने, एंड आई ऑलवेज फील कि किसी ने अगर नीट, उस जमाने में CPMT होता था फॉर यूपी, सो आई बैक द 17th पोजीशन एंड द वेरी फर्स्ट टाइम 12th पास करते ही। सो जिसकी फिजिक्स अच्छी होती थी मुझे ये लगता था उसके नंबर्स बहुत अच्छे आते थे उस एग्जाम में, और नहीं अच्छी होती थी तो बहुत बुरे आते थे। बायोलॉजी में सबके एवरेज रहते थे। सो दैट्स अ मैसेज फॉर एवरीबडी कि अगर आपने नीट आगे करना है तो ये ध्यान जरूर रखो कि आपको अपनी फिजिक्स अच्छी करनी है, फंडे साफ बहुत रखने हैं। रट्टू तोता बनने से कुछ नहीं होगा। इट इज जस्ट यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दिया क्वेश्चन तो उसको कैसे आंसर करना है। फिर वहां से पोजीशन आई, डैड तब तक दिल्ली शिफ्ट हो गए थे लखनऊ से। डैड को बताया, हाँ जी, जिस दिन आई कि 17th पोजीशन, वो इतने खुश हुए। तो वो मेरी मामी जी है, क्योंकि मम्मा नहीं थे तो मामी जी है, छोटी मामी जी, उन्होंने पाला मेरे को। और दैट वाज ऑलवेज, उनका प्यार जो है वो इतना मिलता रहा। लेकिन उससे पहले जब तक डैड के साथ थे और उसके बाद डैड के साथ जब बाद में भी आए हैं तो उन्होंने मम्मा का और पापा का दोनों का ही प्यार दिया। बट आई लॉस्ट हिम व्हेन आई वाज 25 years old। तो जब जैसे ही फिनिश किया MBBS, एंड मैंने जैसे पहले बताया डॉक्टर खुराना के यहाँ मिले थे तो वो वही लेके गए थे। बट उसके बाद डॉक्टर खुराना वाज आल्सो अ वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल पर्सन, जिन्होंने कहा चिंता नहीं मत करो बेटा, बिकॉज डैड का बिजनेस था। उन्होंने कहा इसको वाइंड अप करो, एंड देन आपका सपना ये है अल्ट्रासाउंड करना, उसको अच्छे से करो। सो दैट गिव मी द पुश, एंड दैट इज हाउ आई एम हियर।
सर ये वाली जो आपने बात बताई कि आपकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स थी, मैम तो आज नाराज होने वाली हैं आपसे। ना ना बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये मेरा 84 बैच था जिसमें ये सारे के सारे हम लोग थे। इनफैक्ट हम मूवी देखने भी जाते थे, एक दो नाम जो रह भी गए होंगे उसमें रचना का नाम रह गया, तो हम लोग जाते थे मूवी देखने, तो हम लोग 2 या 3 लड़के होते थे और ये 6, 7, 8 लड़कियां होती थी। हम लखनऊ में जब मूवी देखने जाते थे, इनफैक्ट डैड ने जब हम लोग जा रहे थे कैमरून तो पार्टी भी रखी थी, तो जब पार्टी रखी उन्होंने तो ये सारे के सारे आए, तो ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज डैड न्यू अबाउट ऑल ऑफ देम। वापस आया तो वाइफ निशु जो है वो शी वाज इन माय क्लास, सो उसके कई सालों बाद ना फिर, क्योंकि आई लॉस्ट माय डैड एट द मोमेंट आई फिनिश्ड एमबीबीएस, तो फिर वो जिंदगी की रेस शुरू हो गई कि अच्छा अब कैसे एस्टैब्लिश होना है। तो 93 में शादी हुई, तो उसके बाद से ये हुआ कि भाई अब ग्रेजुअली डेवलप होना है। 2000 के बाद जो है इन सबसे व्हाट्सएप पे मिलना हुआ, तो एवरीबडी न्यू अबाउट हर ऑल्सो एंड शी ऑल्सो न्यू अबाउट एवरीबडी। तो अब जब भी मिलते भी हैं तो वो उनकी जूनियर 1 साल, तो वो सब उसकी रैगिंग लेते हैं एंड उसको भी बड़ा मजा आता है कि हाँ जी मैं छोटी हूँ सबसे, तो मेरे ये चीज़ें पूरी करो, मेरी ये चीज़ें पूरी करो। और जो अच्छी बात रही कि जैसे ही फादर साहब गए हैं, गए 13 मई को, एंड मेरी शादी होनी थी 20 नवंबर को, तो everybody in the family said no, you keep it, I'm the only child, so you keep it as 20th November only, because and dad ने सारे arrangements करके रखे हुए थे। इनफैक्ट हमारा यहाँ पे एसेक्स फार्म्स पे रिसेप्शन था, तो they were also very helpful। उनका नहीं कोई नहीं आप करो यहाँ पे, don't worry, we'll help you out in plenty of ways। My in-laws were very very helpful, और माई ब्रदर इन लॉ इज़ वेरी हेल्पफुल। सो वो सारे के सारे आए, उन्होंने हेल्प भी की, एंड देन एक तरीके से वो 6 महीने एक थोड़ी सी लोनलीनेस रही डैड के जाने के बाद, बट देन शी वॉज अगेन इन माई लाइफ एंड शी ऑल्सो रिस्पेक्टेड बिकॉज पापा को वो जानती थी बहुत अच्छे से निशु। तो वो उसको आज भी मिस होता है कि पापा मेरे साथ बहुत लाड करते बिकॉज दोनों ही पाइसियंस हैं। सो वो उनको ये लगता है कि उनकी बॉन्डेज बहुत अच्छी होती, तो वो मिस करते हैं। और हमारे बच्चे एक 2000 में हुआ, एक 2002 में, वो ज़रूर दादा दादी को मिस करते हैं, उनके लिए वो फोटोग्राफ्स में ही हैं, बट जो भी अब आशीर्वाद देना होता है सब कुछ है, वो कुछ भी करते हैं वो ज़रूर लेके जाते हैं। तो बच्चे को मालूम है कोई भी चीज़ है तो आई ऑलवेज साइड दैट एग्जाम्पल, डैड ये करते थे, डैड करते थे वो, तो बेटा भी मेरा रमनजीत है वो भी ये पूछता अच्छा आप इस सिचुएशन में क्या करते थे, ताकि वो भी वैसे ही सीख रहा है। बिटिया वो डॉक्टर बन रही है तो वो बड़ी कंफर्टेबल रहती है, बहुत सारी चीज़ें उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो लेडी हार्डिंग से ही कर रही है। बेटा जो है वो MBA कर रहा है जमशेदपुर से, उसको अब मैं बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, 10th 12th तक कर लेते थे, बट ये है कि एटलीस्ट जहाँ भी उसको गाइडेंस चाहिए होती है और कुछ नहीं तो मॉरल सपोर्ट चाहिए होती है, वी आर ऑलवेज देयर। वी आर क्लोजली निट फैमिली। हम लोग को जब हम 4 लोग होते हैं फिर हमें कोई किसी को नहीं चाहिए होता, बस ये होता है हम चारों बैठ के लूडो खेल लें, ताश खेल लें, मज़ा मार लें, चक्कर लगाएं, घूम आए। दैट इज़ व्हाट गुड फन इज, उसी में ही मज़ा है। बैक टू आपके प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं सर। सोनोग्राफी होता क्या है सर, और ये किस तरीके की बीमारियों को पहचानने में मदद करता है? सोनोग्राफी अगर हम कहें, कुछ लोग उसको सोनोग्राफी कहते हैं, कुछ लोग उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, कुछ लोग उसको अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। तीनों चीज़ें सेम है। बेसिकली अगर आप देखें ये एक मशीन है, उसमें एक प्रोब है जो कि जिस भी हिस्से को आपने देखना उस पर लगाया जाएगा। उस पर लगाएंगे तो उसके अंदर एक छोटा सा क्रिस्टल होता है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कहते हैं उसको। थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा बट ये है कि वो ज़रूरी है। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उसको टच करते हैं, साउंड वेव्स अंदर जाती हैं, साउंड वेव्स वापस आएंगी, उस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वो फिर वाइब्रेट करेगा और आपको वापस सिग्नल से आपके मॉनिटर में दिखता चलेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ों से क्या होता है, ये साउंड वेव्स हैं, ये जो हैं वो किरणें नहीं है, रेज नहीं है, तरंगे हैं। तो ये जाएंगी बॉडी में और वापस आएंगी, और ये बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ऊपर से देखना शुरू करें तो आप थायराइड में देख सकते हैं, आप बेसिकली थायराइड ग्लैंड को देखना चाहते हैं, गर्दन में आपको कैरोटिड्स देखनी है वहाँ देख सकते हैं, ब्रेस्ट के अल्ट्रासाउंड के लिए देख सकते हैं, पेट की कोई तकलीफ है वहाँ देख सकते हैं, आपको लिवर देखना है, गॉल ब्लैडर देखना है, पैनक्रियाज देखना है, स्प्लीन देखनी है, किडनीज देखनी है, वो देख सकते हैं। यूट्रस ओवरीज है, किसी को माहवारी की कोई तकलीफ है, किसी के पेट में दर्द है, किसी को हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या किसी को जो है पेनफुल पीरियड्स हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड हेल्पफुल होता है। स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, टांगों का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं उम्र में, या इनफैक्ट आजकल इतनी सारी तकलीफें होती है, पहले भी आप हार्ट को देख सकते हो। सो ये सारी चीज़ों में अल्ट्रासाउंड इसलिए हेल्प करता है,
एंड सबसे पहले दैट इज द डायग्नोस्टिक चॉइस कहेंगे, या हम कहेंगे कि दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बिकॉज दिस इज नॉन इन्वेजिव, उतना महंगा भी नहीं है, एंड फटाफट जब आप कर रहे हो उसी टाइम रिजल्ट्स आ रहे हैं. सो यू कैन यूज इट इन द बॉडी एनीवेयर. आजकल मस्कुलोस्केलेटल बहुत जरूरी है, शोल्डर के लिए कर रहे हैं, हिप के लिए कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं. तो दैट इज हाउ यू गोइंग टू बी यूजिंग योर अल्ट्रासाउंड. ये नहीं कि खाली प्रेगनेंसी में काम आता है, हर जगह काम आता है. और प्रेगनेंसी में भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब शुरू के हफ्तों में, बीच के हफ्तों में सेकंड ट्राइमेस्टर, और लास्ट के हफ्तों में थर्ड ट्राइमेस्टर में भी बेइंतहा काम आता है. सर जैसे आपने बताया कि तरंगे होती हैं और तरंगों द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं आप लोग की सोनोग्राफी में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं. तो अब सर एक और तरीका है, जैसे आपने बताया बहुत सारे तरीकों की सोनोग्राफी है, आपके हेड से लेके टो तक सब तरीके की सोनोग्राफीज होती हैं. तो इसमें सर एक्सरे, सीटी स्कैन, इससे सोनोग्राफी कैसे अलग है? एक्सरे में क्या होता है, रेडिएशन है, इसमें किरणें हैं. और इसमें जो है वो हार्ड वाली आयनाइजिंग रेडिएशन जिसको कहते हैं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयनाइजिंग रेडिएशन. उससे क्या होता है, आप जो है वो लंग्स को देख सकते हो. ये बेसिकली सिंगल स्लाइस हुआ, आपने निमोनिया के लिए लंग्स को देख लिया, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है वो देख लिया, वो सारी की सारी चीज़ें. आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम है, जैसे आप जाओगे दांतों के लिए, वो कहेंगे एक्सरे करा लो, पता लग जाए कोई दांत फंसा तो नहीं हुआ, कोई और दिक्कत तो नहीं है. जहाँ सीटी स्कैन है वो मल्टीपल जो है एक्सरेज होते हैं, उससे मल्टीपल स्लाइसेस से यू गेट अ 3D इफेक्ट. 3D इफेक्ट से क्या होता है, आपको कोई कॉम्प्लेक्स इंजरी है, आपको कोई इंटरनल ऑर्गन्स को देखना है, कोई ट्यूमर देखना है आपने, उस तरीके से. एंड प्लस कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन होते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं. अल्ट्रासाउंड में ये आराम है कि इसमें जो है वो यू आर यूजिंग वेव्स एंड दैट टू साउंड वेव्स. अदर थिंग इज मैग्नेटिक वेव्स, MRI जिसको कहते हैं, जो हमारे इसमें आपने नहीं जैसे पूछा, इसमें उसमें मैग्नेटिक वेव्स होती है. दोज आर आल्सो एब्सोल्युटली सेफ. बट जहाँ जरूरत है सीटी स्कैन की, वहाँ सीटी स्कैन ही काम आएगा. जहाँ एक्सरे की जरूरत है वहाँ एक्सरे काम आएगा. अब कोई अगर हमें ट्यूमर का हमने देखना है कि वो कितना स्प्रेड हो गया, हमें क्या डर होता है, ट्यूमर खाली उसी ऑर्गन में कंटेन्ड है या वो बाहर फैल गया, नोड्स में फैल गया, उसका मेटास्टेसिस कहाँ तक है. वो उसके लिए सीटी स्कैन बहुत हेल्पफुल होता है. अगर अल्ट्रासाउंड में कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है, MRI इज क्वाइट हेल्पफुल. ये कॉन्ट्रास्ट करके और चीजें बेटर होती जा रही हैं, सारे का सारी एडवांसमेंट्स होती जा रही हैं, हर तरीके की मशीन स्मार्ट होती जा रही है, और हम डॉक्टर्स भी स्मार्ट होते जा रहे हैं. सो दैट इज हाउ इट इज हेल्पिंग अस टू गेन मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन. आज से अगर आप पहले देखो कितने स्लाइस का सीटी था, अब कितने स्लाइस का सीटी है. MRI कितना बेटर हो गया. अल्ट्रासाउंड की मशीनें जैसे जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप होता जा रहा है, विच हम डिस्कस भी करेंगे इसको, वो और बेटर होता जा रहा है. जो इमेज हमने 1990s में ली थी या 80s में ली थी, आज अगर आप देखो तो अब अजीब सी चीज़ होती है. बच्चे आज के कहते हैं जो आते हैं कि मम्मा आप लोगों के टाइम पे अल्ट्रासाउंड नहीं होता था, कैसे बच्चे होते थे. आज से 10 साल या 20 साल बाद माइट भी उनके बच्चे कहेंगे आपके टाइम पे अल्ट्रासाउंड होता था, कोई ना कोई और नई चीज़ आ जाए. यू नेवर नो, माइट भी किस तरीके का स्कैन आ जाए, किस तरीके की चीज़ें आ जाएं कि कोई प्रॉब्लम ही ना हो, चीज़ें और आसानी से दिखनी शुरू हो जाए. सो दोज आर द थिंग्स इमेजिंग के लिए. एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, सबका अपना महत्व है, अपनी जगह यूज करना है. सीटी स्कैन और एक्सरे में थोड़ा सा हार्मफुल होती है क्योंकि उसमें रेज होती हैं. एक जो अल्ट्रासाउंड है और MRI है उसमें वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर सोनोग्राफी को क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है? वेल सोनोग्राफी तो इज नाउ बेसिक थिंग जो कि करना ही करना है. आप हाथ से एग्जामिन कर सकते हो. पुराने ज़माने में हमें बच्चे की हार्ट बीट कब पता लगती थी? 12 हफ्ते पे पता लगती थी जब हम स्टेथोस्कोप से. अब आप बिल्कुल शुरू में ही देख सकते हो. हमें बेसिकली पहले देखना है पेशेंट प्रेग्नेंट है कि नहीं. आपको वो पता लग गया यूरिन टेस्ट में, बट प्रेगनेंसी सही जगह पे कि नहीं, प्रेगनेंसी फॉलोअप ठीक हो रही है कि नहीं, प्रेगनेंसी की या बच्चे की बनावट ठीक है कि नहीं, बच्चे का एनवायरनमेंट ठीक है कि नहीं, मदर कंफर्टेबल है कि नहीं, कोई और गांठे वगैरह तो नहीं अंदर जिसका हमने ध्यान रखना है. क्योंकि जितना हमने बच्चे का ध्यान रखना है, माँ का भी उतना ही ध्यान रखना है. उसके अलावा बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है, बच्चे में किसी किस्म का कोई विकार तो नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें देखनी है. लास्ट में आके हमें डिलीवरी कब करनी है, जल्दी तो नहीं करनी है, बच्चा कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया. सो अल्ट्रासाउंड तो अब इंटीग्रल पार्ट है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता. लेकिन जो डॉक्टर ने हाथ से, ऑब्स्टेट्रिशियन ने हाथ से या लेडी डॉक्टर ने हाथ से एग्जामिन करना है, उसका अपना ही महत्व है.
सर जैसे आपने बताया कि अल्ट्रासाउंड मशीन्स आती हैं और ये अपग्रेड होती चली जा रही हैं, सीटी स्कैन मशीनें अपग्रेड होती चली जा रही हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। तो सर क्या ये मशीन ही पूरा रिजल्ट दे सकती हैं कि इसके पीछे और भी कोई तथ्य होते हैं? ना, खाली मशीन तो नहीं काम चलेगा, बिकॉज ये अपग्रेड हुई है स्पेशली अल्ट्रासाउंड के लिए तो और भी ज़्यादा, बिकॉज इट इज़ ऑपरेटर डिपेंडेंट। मैं अगर आपको कोई एक पिक्चर दिखा दूं और कहूं कि आप बता दो क्या है, मैं जब तक बताऊंगा नहीं मैंने क्या देखा है और मैं क्या सस्पेक्ट कर रहा हूं, वो नहीं पता लगेगा। तो जो ज़रूरी है सबसे ज़्यादा वो ये है कि द मैन बिहाइंड द मशीन, इट इज़ ऑलवेज, मशीन भी इम्पॉर्टेंट है, मैन बिहाइंड द मशीन भी इम्पॉर्टेंट है। और मैं हमेशा वही चीज़ कहता हूँ, दो फॉर्मूले जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ इज़ कि यू हैव टू हैव अ फर्म बिलीफ, एंड दीज आर द नॉर्मल डिक्टम्स व्हिच एवरीबॉडी शुड फॉलो, इज़ दैट द आईज आर गोइंग टू सी व्हाट द माइंड नोज। तो अगर आपके माइंड को ही नहीं पता तो आप कैसे देखोगे? And the other thing that you have to be having confidence is that if anyone can do it, you surely can do it. So ये सारी की सारी चीज़ें जब हम मान के चलेंगे कि अगर मैं कर सकता हूँ बिल्कुल करूँगा। जैसे मैंने शुरू में बताया, मुझे नहीं आ रहा था, मैं अपने सीनियर से पूछने चला जाता था, कैसे नहीं आएगा, मैं करूँगा। 2 मिनट फालतू लगेंगे, 10 मिनट फालतू लगेंगे। इस चीज़ों में दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या, आपकी मशीन अच्छी है, लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं हो मशीन को कैसे चलाना है तो वो मशीन बेकार है। वो मशीन अगर आपने उससे 10 लाख रुपए महंगी वाली मशीन भी ले ली है, लेकिन अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। दैट इज़ वाई मेरी जितनी भी टॉक्स होती हैं सबसे पहले मैं टॉक लेता हूँ ऑन नोबोलॉजी। नोबोलॉजी मतलब इज़ अ स्टडी ऑफ जो नॉब्स आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन में, उनको यूज़ कैसे करना है। एंड देर आर सो मेनी टाइम्स मेरे जितने भी डेलीगेट्स होते हैं वो आके लंच टाइम में या टी टाइम में मिलते हैं, वो ये कहते हैं सर हमें तो मालूम ही नहीं था ये नॉब भी, हम ये यूज़ भी कर सकते हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जब आप यूज़ करोगे आपको लगेगा अरे मेरे को खाली मशीन को नहीं अपग्रेड करना है, मुझे खुद को भी अपग्रेड करना है। सो द मैन बिहाइंड द मशीन इज इक्वली और आई वुड से अ लिटिल मोर इम्पॉर्टेंट दैन द मशीन इटसेल्फ। द अदर थिंग विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज क्लिनिकल सिनेरियो। अगर आप खुद अपने लिए अल्ट्रासाउंड कर रहे हो तो आपको मालूम है उस पेशेंट की क्या डिटेल्स है। अगर आप किसी के पास भेज रहे हो, so that's a message I would like to give to all the doctors who are referring. Always make complete note. Just don't scribble कि ultrasound advised और आपने साइन और स्टैंप लगा दिया ना। उसमें लिखो कि आपने एग्जामिनेशन में क्या देखा, बाकी सारी की सारी डिटेल्स क्या है। अगर आपके पास बुकलेट है तो वो जरूर कहो पेशेंट को लेके जानी है। पेशेंट को बताओ कि हाँ जी भाई ये है और उसमें मेंशन करो आई एम सस्पेक्टिंग दिस, बिकॉज दैट विल गिव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू द डॉक्टर हु इज डूइंग द अल्ट्रासाउंड। खाली हर आदमी खुद अपना अल्ट्रासाउंड नहीं करता है, वो डॉक्टर को रेफर करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम ऑल द रिक्विजिट फॉर्म्स जो आपने भरने हैं, जो सारी की सारी चीज़ें लीगली रिक्वायर्ड है वो आप कर रहे हो, बट अदरवाइज क्लिनिकल जो इतने इन्फॉर्मेशन है that is very important that you need to be giving to your referring doctor. You will get very good reports. And उस डॉक्टर का काम ये है कि उसको पढ़े, सोचे कि अच्छा मैं क्या क्या, अगर पेशेंट को हैवी पीरियड्स है मैं क्या क्या सोच सकता हूँ, पेशेंट को अगर लेटर से राइट साइड में पेन है तो मैं क्या क्या सोच सकता हूँ, गॉल ब्लैडर में दर्द, राइट किडनी में दर्द, लिवर में कोई चीज़ या और कोई ना कोई और प्रॉब्लम, कोई ना कोई स्टोन। दैट इज़ हाउ योर माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग। हमें जब पढ़ाया जाता था यही था कि स्पेसिफिक राइट साइड पेन है तो ये सोचोगे, लेफ्ट साइड पेन है तो ये सोचोगे, नीचे की तरफ पेन है तो ये सोचना है, पेशेंट को कोई तकलीफ है तो क्या सोचना है, उस तरीके से। एंड जो रेफरिंग डॉक्टर है 2 मिनट पेशेंट से लेके उनसे पूछ लो क्या तकलीफ है। वो ज़माने चले गए जब मैं अपने नाना जी से पूछता था कि, और वो मुझसे कहते थे तुम क्यों पूछते हो पेशेंट से क्या तकलीफ है, वो तो आया है बताने के, वो आप बताओ क्या तकलीफ है। तो वो कहते मैं तो नर्व्स देखता हूँ मुझे पता लग जाता है पेशेंट को क्या तकलीफ है। बट आज की डेट में इन दिस मॉडर्न साइंस यू हैव टू आस्क द पेशेंट बिकॉज योर थॉट प्रोसेस हैज टू स्टार्ट कि ये तकलीफें हो सकती है। तो एक प्रेगनेंसी के दौरान सर मिनिमम से मिनिमम कितनी अल्ट्रासाउंड्स कर सकते हैं? सी मिनिमम की कोई वो नहीं, आज भी कई जगह ऐसी जहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, बट मिनिमम 2 to 4 अल्ट्रासाउंड्स आर अ मस्ट। अगर मिनिमम लें तो एक जो है वो ब्लड से 8 से 10 हफ्ते या 7 से 9 हफ्ते के बीच में चाहिए होता है। जब आपने देख लिया प्रेगनेंसी सही लोकेशन पे, द प्रेगनेंसी इज इन द राइट प्लेस, हार्ट बीट हैज़ कम, डेवलपमेंट ठीक हो रही है, उसके बाद एक अनोमली स्कैन जिसको कहते हैं जो अराउंड 18 to 22 वीक्स होता है, वो हो जाता है तो कंफर्टेबल है। मिनिमम इतने होने चाहिए। बाकी उसके अलावा जो है वो कुछ लोग करा लेते हैं बीच में 11 to 14 वीक स्कैन भी, और कुछ लोग लास्ट में भी स्कैन करा लेते हैं।
आपने एंटी स्कैन, एनोमली स्कैन के बारे में बताया, इसका कितना इम्पोर्टेंस है सर प्रेगनेंसी में? वेल, ईच एंड एवरी स्कैन हैज एन इम्पोर्टेंस. आपने जैसे पूछा मिनिमम स्कैन कितने होते हैं, देन देयर इज एनीथिंग दैट मैक्सिमम स्कैन कितने हो सकते हैं. अल्ट्रासाउंड इज एब्सोल्युटली सेफ. एक और क्वेश्चन था आपका इसी में साथ में कि हम जो बार बार अल्ट्रासाउंड करते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है. अगेन इट इज एब्सोल्युटली सेफ. बट जितने भी हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिसिन है, अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन एंड बायोलॉजी है, जो कांग्रेस ऑफ ऑब्स एंड गायनी है, उनका ये कहना है जब जरूरी है तब कर, अननेसेसरी अल्ट्रासाउंड मत कर. एंड हमारी मशीन में बेसिकली दो चीजें, हमारी मतलब पूरी सारों की मशीन में दो चीजें होती हैं. जब अल्ट्रासाउंड वेव्स आप बहुत ज्यादा देर तक इस्तेमाल करते हो तो टेम्परेचर बढ़ सकता है. तो आपकी मशीन में इंडिकेटर आ जाएगा TI, दैट इज थर्मल इंडेक्स. वो 3 टाइप का होता है: थर्मल इंडेक्स क्रेनियम, थर्मल इंडेक्स बोन, थर्मल इंडेक्स सॉफ्ट टिश्यूज. दूसरा होता है कि अगर जा रहे हैं उसके अंदर तो बबल्स फॉर्म हो सकते हैं. ये नहीं कि आपने यूं लगाया और बबल्स फॉर्म होने शुरू हो गए, टेम्परेचर बढ़ गया. आपने आधा घंटा 1 घंटा नॉन स्टॉप एक जगह पे रखा तो दैट इज व्हाट इज बीन सीन. वो होता है MI, जिसको कहते हैं मैकेनिकल इंडेक्स. आज हम सबकी मशीनों में जैसे ही वो डेंजरस लेवल पार होता है, सामने लिखा आ जाता है योर मशीन इज गोइंग टू शट डाउन. बट ट्राई एंड अवॉइड कि जबरदस्ती के अल्ट्रासाउंड मत करते चलो. जो जरूरी है जितना जरूरी है, तो मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है. जरूरी है करना है, अगर एवरी 48 आवर्स करना है, एवरी 24 आवर्स करना है, हर हफ्ते करना है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. आपने अभी पूछा एंटी स्कैन क्यों का जरूरी है. एंटी स्कैन करते हैं हम 11 to 13 वीक्स इन 6 days. एंड वो क्यों करना है? अगेन मैं थोड़ा सा इसके पीछे जाना चाहूंगा. अल्ट्रासाउंड जब शुरू हुआ था आज से 50 साल पहले, वाई इवन 50, उससे भी कहीं ज्यादा पहले, 1950s और 60s में हुआ क्या था, बच्चे पैदा होते थे उनका सर नहीं होता, कुछ का सर भी नहीं होता था, द बोन भी नहीं होती थी, ब्रेन भी नहीं होता था. इमेजिन डिलीवरी हो रही है एंड बच्चे का ब्रेन. सो दे फॉलोड द फिनोमिनन ऑफ, जैसे सबमरीन पता करते थे शिप से, कि हमने शिप से थ्रू जो है वो भेजा, सोनार भेजा, साउंड सिग्नल भेजा, अगर वो जल्दी वापस आ गया मतलब है नीचे एक सबमरीन है. तो डॉक्टर्स ने, प्रोफेसर इयान डॉर्नल और बहुत सारे उस टाइम पे डॉक्टर्स, उन्होंने देखा यहाँ पे भी पेट में भी पानी होता है. तो उन्होंने ये डिवाइस किया और उन्होंने सबसे पहला अल्ट्रासाउंड अपनी बेटी का ही किया था जब वो प्रेग्नेंट थी. तो उन्होंने भेजी, सिग्नल्स आया. उस जमाने में 1.5 से 2 घंटे लगते थे एक अल्ट्रासाउंड करने में, और आप ये बता सकते थे शायद बेबी का सर है. आज के जमाने में देखिए क्या चीज है. आज जो आप एंटी स्कैन बोल रहे हो, एंटी स्कैन 11 हफ्ते में आप ये बता सकते हो कि बेबी को एनेनकेफली मतलब ना ब्रेन है ना बोन है, या एक रेनिया मतलब ब्रेन तो फ्लोट कर रहा है लेकिन बोन नहीं है. 10.5-11 हफ्ते में आप बता सकते हो. सो दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो एंटी स्कैन एक तो स्ट्रक्चर देख लेता है, एंटी स्कैन आपको बता देता है प्लेसेंटा कितना लो है कि नहीं. दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट इज कंसिडर्ड एज ए जेनेटिक स्कैन इज कि आप जब न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी, बच्चे के गर्दन के पीछे स्किन की थिकनेस, नाक की हड्डी देख रहे हो, आप देख रहे हो हार्ट के ट्राइकास्पिड वाल्व के थ्रू फ्लो कितना आ रहा है, डक्टस वेनोसस में बेबी के लिवर को कितनी ब्लड सप्लाई जा रही है. लिवर में सप्लाई मैं आम जनता के लिए बोलना चाहता हूँ, अदरवाइज इट इज डक्टस वेनोसस फॉर द डॉक्टर्स. ये जब हम चारों चीजें देखते हैं, सो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है, द चांसेस ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम और क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी इंक्रीज. और एंटी स्कैन में हमारे पास ब्लड टेस्ट भी होते हैं. वी हैव अ डबल मार्कर टेस्ट जिसमें पैपे और बीटा HCG करते हैं साथ में. वो अगर खाली ब्लड टेस्ट कराएंगे उसकी एक्यूरेसी अलग है, खाली अल्ट्रासाउंड कराएंगे उसकी एक्यूरेसी अलग है. बट अगर दोनों मिलके, जिसको कंबाइंड टेस्ट कहते हैं, कराएंगे तो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ जाती है, ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ बिटवीन 90 to 95% कि इस बच्चे को कोई जेनेटिक अबनॉर्मैलिटी के चांसेस कम है. देन वी कम ऑन टू द एनोमली स्कैन, जो कि अराउंड 20 वीक्स पे करते हैं. उसमें हम क्या देख रहे हैं, बच्चे की बनावट ठीक है, हेड ठीक से बना है कि नहीं. अब खाली ये नहीं हमने देखना बोन है कि नहीं, ब्रेन में बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं. दिमाग में पानी ठीक है कि नहीं, जो बैलेंसिंग के लिए सेरिबेलम चाहिए होता है वो ठीक है कि नहीं, बच्चे की जो हेड साइज है वो ठीक है कि नहीं, कोई ज्यादा छोटा है ज्यादा बड़ा तो नहीं. देन हम हार्ट पे आ जाते हैं, हार्ट के चेम्बर्स ठीक है कि नहीं, हार्ट के कनेक्शंस ठीक है कि नहीं. देन छाती और पेट के बीच में एक पर्दा होता है जिसको डायफ्राम कहते हैं, वो ठीक है कि नहीं, बना हुआ है कि नहीं, ये तो नहीं स्टमक ऊपर चढ़ गया, स्टमक ठीक है कि नहीं, किडनीज ठीक है कि नहीं.
आंतों का ज़्यादा नहीं पता लगता उस टाइम पे, बट कुछ कुछ अगर प्रॉब्लम्स पता लगती हैं तो हम सोच सकते हैं कि जैसे अगर पेट फूल ही नहीं रहा है, इन द सेंस उसमें पानी नहीं भर रहा, तो हम ईसोफेगल एट्रीजिया सोच सकते हैं। 2 बबल अगर दिख रहे हैं काले रंग के तो हम ड्यूडनल एट्रीजिया सोच सकते हैं। बच्चे के हाथ पैर पूरे बने हैं कि नहीं, उंगलियां अगर नहीं भी गिन सकते हैं तो एटलीस्ट 2 हाथ और 2 पैर देखने ज़रूरी है। बच्चे के चारों तरफ पानी ठीक है कि नहीं, अम्बिलिकल कॉर्ड ठीक जगह है कि नहीं, बच्चे के पेट की दीवार ठीक बनी है कि नहीं, बच्चे की मूवमेंट्स ठीक है कि नहीं, ये मूवमेंट हो रही है कि नहीं, जोड़ों की घुटने मुड़ रहे हैं कि नहीं मुड़ रहे हैं, एक्टिव मूवमेंट्स हैं कि नहीं, स्पाइन ठीक है कि नहीं, बच्चे के लंग्स में कोई प्रॉब्लम, फंक्शन की नहीं पता लगेगी बट कोई सिस्ट तो नहीं बन रहा, कोई और मास तो नहीं बन रहा, वो सारी की सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये स्कैन्स लगता है कि मैंने अभी आपको 5 मिनट में 2 मिनट में बता दिए, करने में ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स, वो भी तब जब बच्चा ओबलाइज करने के मूड में हो। अगर बच्चे ने डिसाइड कर लिया आज तंग करना है डॉक्टर कुलदीप को, तो आप 2 बारी 3 बारी मम्मा को आइसक्रीम खिलाओ, मम्मा को टेढ़ा कर लो, वो बच्चा नहीं मैंने नहीं हिलना, आज तो मैं तंग करने आया हूँ। और पता नहीं क्या होता है, जब एक बच्चा तंग करता है तो जब वेटिंग एरिया में बैठे हो तो शायद इनकी आपस में बात होती होगी, तो सारे के सारे उस दिन जरूर तंग करते हैं। और या जिस दिन कहीं जाना हो मेरे को, तो उस दिन तो जरूर बच्चे कहते हैं हम पोजीशन में नहीं आएंगे। तो वो ऐसे ही है जी, बट यू हैव टू बी पेशेंट। ऑब्स्टेट्रिक्स इज पेशेंस, अल्ट्रासाउंड इज इवन मोर पेशेंस। एनटी स्कैन मैं आजकल सारी कॉन्फ्रेंसेस में कहता हूँ कि ये अनोमली स्कैन से ज्यादा टाइम ले लेता है, क्योंकि आपको बेबी की बैकबोन पीछे चाहिए एंड बेबी बिल्कुल यू मिड पोजीशन में होना चाहिए। नहीं होगा अगर यूं टेढ़े हैं या पेट के बल लेटे हुए, कुछ भी कर लो वो नहीं हिलते हैं। सो यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। एंड मेरे डॉक्टर्स पूछते हैं सर हम क्या करें कि बेबी सीधे हो जाए। मैंने कहा एक ही चीज कर सकते हो, वो है प्रार्थना कि भाई हमें तंग ना करना। बच्चों की मर्जी उनकी मर्जी होती जी, जब वो बाहर आ जाते हैं तब भी उनकी मर्जी चलती है, अंदर है तो बिल्कुल ही उनकी मर्जी चलती है। जैसे आपने बताया कि सर 1940s में 50s में फर्स्ट टाइम मशीन आई और उसको 1.5 घंटे के देखने के बाद भी पता नहीं होता था कि बच्चे का सिर बना कि नहीं बना। अभी कितने % एक्यूरेसी है सोनोग्राफी मशीन्स में? सी एक्यूरेसी कभी भी आप किसी भी चीज की 100% नहीं कर सकते। बायोलॉजी में देयर इज नथिंग 100%। यू कैन से आई एम एक तो सबसे जरूरी चीज है, आप अगर अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, आपने ओवरी में या यूट्रस में या लाइनिंग में कोई चीज देखी, यू कैन सस्पेक्ट। मैं जो अगेन संदेश देना चाहता हूँ डॉक्टर्स को कि नेवर गिव अ हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट ऑन एन अल्ट्रासाउंड स्कैन। कि अगर आपको सिस्ट भी दिख रहे हैं एंडोमेट्रियम में, डू नॉट लेबल इट एज सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेजिया, वो हमारा काम नहीं। हमारा काम है एक मॉर्फोलॉजिकल रिपोर्ट देना कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस, जैसे किसी की पीरियड्स बंद हो गए लेकिन लाइनिंग 7 मिलीमीटर 8 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर, वी आर नोबडी टू से कि ये प्रॉब्लम है या ये कैंसर हो सकता है। हमने ये कहना है ये थिक है, उसकी फिर सैम्पलिंग होती है, चाहे वो जैसे भी की जाए, डीएनसी से या हिस्टेरोस्कोपी से, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के नीचे चेक किया जाए। इसी तरीके से आप ओवरी का कर रहे हो, यू कैन सस्पेक्ट देयर आर सो मेनी थिंग्स। अगर थिक सेप्टे बने हुए, अगर सॉलिड नोड्यूल्स हैं, अगर पेट में पानी भर रहा है, यू कैन सस्पेक्ट। तब भी आप पक्का नहीं कह सकते हो। बेबी को आप देख रहे हो, अगेन उसमें भी आप ये नहीं कह सकते कि ट्राइसोमी 21 है, 18 है, 13 है, मतलब है डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, एडवर्ड सिंड्रोम तो नहीं है, पटाउ सिंड्रोम तो नहीं है। आप ये कह सकते हो कि भाई मेरे को सस्पिशन हो रहा है। फिर आप आगे और टेस्ट कराओगे, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, चाहे वो नीडल टेस्ट हो जिसमें पेट से पानी निकाल के चेक करते हैं, उससे डिसाइड होता है कि इस बच्चे को क्या दिक्कत है या क्या नहीं है। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट अल्ट्रासाउंड इज नेवर 100%। दूसरी चीज आपने ये देखना है कि आप किस टाइम पे अल्ट्रासाउंड कर रहे हो। अगर आप 16 हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, जो चीज बनी 20 हफ्ते पे है, बननी 20 हफ्ते पे, वो आप कैसे 16 हफ्ते में देख सकते हो? जो बननी 24 हफ्ते पे है। दैट इज वाई देयर इज अ कंप्लीट talk nowadays that is given on कि the emerging और the evolving anomalies। जो अनोमली अब ब्रेन में पानी भरता है, आप कई बार कैच कर लोगे 18 हफ्ते पे। कई बार एक एक्वेडक्ट और सिल्वियस स्टेनोसिस होता है, उसका बनना ही 28 हफ्ते के बाद शुरू होता है। मेरा एक पेशेंट था, उसके 3 बच्चे ऐसे थे, हम हर 2 हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड करते चलते थे, लेकिन 28 वीक जैसे होते थे प्रॉब्लम आ जाती थी। कई बोन वाली प्रॉब्लम्स हैं। Why I'm trying to say that is, कई बार आपको लगता है अरे डॉक्टर ने देखा नहीं ठीक से ना, ये चीज नहीं है। इट इज बेसिकली वो चीज बनी ही बाद में। बच्चे की जो कई बार होता है फीमर लेंथ थोड़ी छोटी होती है, उस टाइम पे नॉर्मल होगी 20 हफ्ते पे, ये ग्रेजुअली बाद में दिक्कत देनी शुरू करती है। किडनी की कई प्रॉब्लम्स हैं जो बाद में बनती है, लंग की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बाद में बनती हैं।
सो नेवर वी शुड थिंक, एंड अगेन दिस इज फॉर डॉक्टर्स ऑल्सो, किसी में आए प्रॉब्लम, डू नॉट वरी, डोंट से कि उस डॉक्टर ने ठीक से नहीं किया अल्ट्रासाउंड। पेशेंट को आपने ये समझाना है कि ये चीजें बनती बाद में, इसीलिए उस टाइम पे पकड़ी नहीं जा सकती। एक बार ये आप ये करोगे तो एक डॉक्टर और पेशेंट का भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। पेशेंट को भी मालूम है, ओके किसी ने मेरे को समझा दिया है, ये चीज मिस होना विल नॉट बी द राइट वर्ड, ये चीज उस टाइम पे पकड़ी नहीं जा सकती थी और अब पकड़ी गई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आजकल कोशिश करके बहुत सारी चीजों का इलाज है। मैं 2 दिन पहले एक वेबिनार में था जिसमें एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर ने हमें समझाया कि देयर आर लॉट्स ऑफ अनोमलीज विच शुड नॉट बी टर्मिनेटेड, एंड उन्होंने उसमें सर्जरीज भी दिखाई। क्लेफ्ट लिप है, कितनी प्यारी सर्जरी दिखाई उन्होंने उसमें, और बच्चे को उसका दिखाया कि वो 10 साल की उम्र में था, इतनी प्यारी स्माइल देख रहा और कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई कह ही नहीं सकता कि उसके लिप में कोई कट था। तो इस तरीके की चीजें जैसे जैसे न्यूनेटल सर्जरी अब डेवलप होती जा रही है, वी आर ऑल वेरी वेरी कंफर्टेबल। जैसे सर आम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है और एक सुनने में आता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी होती है, तो उसमें सोनोग्राफी का इंपॉर्टेंस क्या है सर? सी नॉर्मल प्रेगनेंसी में तो है ही है रोल, वो तो डेफिनेट करना ही करना है हमने। उसमें जो है बहुत ज्यादा स्कैन्स नहीं चाहिए होते हैं। हाई रिस्क अब डिपेंड करेगा किस तरीके की हाई रिस्क है। अब हाई रिस्क ये भी हो सकती है कि पिछली बारी किसी बेबी में प्रॉब्लम थी, कोई फैमिली हिस्ट्री है इसलिए प्रॉब्लम है, या इस बारी कोई दिक्कत किसी शुरू के स्कैन्स में दिखी है, लेट्स से पेशेंट को ब्लीडिंग हुई है और हमें कोई ना कोई कलेक्शन दिख रहा है अंदर, ऑटोमेटिकली वो हाई रिस्क में आ जाते हैं। कोई ब्लड टेस्ट में कोई दिक्कत आई है, वो हाई रिस्क में आ जाते हैं। मम्मा को कोई प्रॉब्लम है, लेटर से उनको थायराइड की दिक्कत है, उनके शुगर लेवल्स बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, और किसी किस्म की कोई इम्यून डिसऑर्डर है, लेटर से पिछले उनके कुछ प्रेगनेंसी लॉसेस हुए थे, वो अब हाई रिस्क में आ जाते हैं। कोई पिछला बेबी था, उसको कोई अबनॉर्मैलिटी थी और उसके चांसेस दोबारा होने के होते हैं। सो इन केसेस में हमें थोड़ा सा और ज़्यादा फॉलो अप करना होता है। हमें शुरू से ध्यान रखना है कि भाई इतने पे देखा हार्ट बीट आ गई, उसके बाद एक एंटी स्कैन कर लिया, उसके बाद हमने अनोमली स्कैन कर लिया, फिर देखा हमने कि बच्चे के हार्ट की बनावट ठीक है कि नहीं। उसके बाद अगर मम्मा को कोई ब्लड प्रेशर की या ब्लड शुगर की या किसी और किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कुछ मदर्स हैं जिन्होंने लेटर से कोई मेडिकेशन ऐसी खा ली गलती से, हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कई चीज़ें पता लग सकती हैं, कई चीज़ें नहीं। तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम पेशेंट को क्लियर कट बताएं कि यहाँ तक पता लग सकता है। कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि आप चिंता मत करो, सारा कुछ ठीक है। ये डॉक्टर्स के लिए मैसेज है और पेशेंट्स के लिए भी मैसेज है। जब अल्ट्रासाउंड हो रहा है, अगर कोई चीज़ ऐसी है नहीं पता लग सकती है और आपके डॉक्टर ने बताई है, तो दैट इज एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। इट कैन नेवर बी कि सारी प्रॉब्लम्स आ गई। समझिए आपके क्वाड टेस्ट में कोई दिक्कत आई है कि चांसेस ऑफ डाउन सिंड्रोम आर हाई, आपने भेजा किसी को अल्ट्रासाउंड के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए कि जी सब कुछ डायग्नोज हो गया और आप पेशेंट को बोल दो अब कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज व्हाट वी कॉल कि पहले ए प्रायोरी रिस्क क्या होता है। ए प्रायोरी मतलब पेशेंट आपके पास अल्ट्रासाउंड के लिए आया, क्या रिस्क है उसको, उसके बाद आपने अल्ट्रासाउंड किया, क्या रिस्क है। चाहे 1 in लेटर से 1500 है या 1 in 2000 है, वो 1 तो है ना। वो 1 का मतलब है अगर 1 in 2000 है, 1999 बच्चे नॉर्मल होंगे, एक में दिक्कत आएगी। अब वो एक जो है वो मिस आउट भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो। सो ये क्लियर कट आपको पेशेंट को जब आप भेज रहे हो तो भी बताना है, आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हो तो भी बताना है, और ये पेशेंट को भी समझना है कि ये नहीं कि सारी चीजें रूल आउट हो गई। सो उस चीज का ध्यान रखेंगे तो पेशेंट भी कंफर्टेबल रहेगा। ये नहीं कि उसके भी दिमाग में 100% है जी ये ब्लड टेस्ट में दिक्कत आई लेकिन अब तो बिल्कुल ठीक होगा, वो चीज नहीं है। सो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में और भी ज्यादा एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है पेशेंट की भी, जो डॉक्टर भेज रहे हैं या उनकी डिलीवरी करेंगे, और जो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं कि बेबी का फॉलोअप बहुत ही ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करना है। पेशेंट का ये फर्ज है कि अगर बोला है 3 हफ्ते में या 2 हफ्ते में 4 हफ्ते में अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ेगा तो आपने कहना है डॉक्टर साहब आपने क्यों नहीं बताया हमें। सो कीप राइटिंग इट इन योर रिपोर्ट कि नेक्स्ट फॉलोअप कब करना है। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सब ब्लीडिंग या स्पॉटिंग दिखती है, वो सोनोग्राफी में क्या बताती है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में? सी स्पॉटिंग जो है कुड बी अ मार्कर या कुड बी अ साइन की कुछ बहुत ही ज्यादा और दिक्कत है। कई केसेस में, काफी सारे केसेस में आप देखोगे कि सब कुछ नॉर्मली हो रहा होता है।
तो जैसे ही पेशेंट को ब्लीडिंग स्पॉटिंग होती है, एक तो पेशेंट घबराता है, दूसरी चीज है डॉक्टर ने को भी कैसे मालूम है, अब खाली तब आप एग्जामिन भी नहीं कर सकते और एग्जामिन करके भी आपको कुछ ज्यादा नहीं पता लगेगा। आप ये देख सकते हो पेशेंट को ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो रही है कि नहीं, अंदर सब ठीक है कि नहीं, वो कैसे पता लगेगा? अल्ट्रासाउंड से। सो अल्ट्रासाउंड में पहले ये देखना चाहेंगे कि भाई प्रेगनेंसी दिख रही है कि नहीं। ये ना हो कि प्रेगनेंसी ट्यूब में हो, विच इज अगेन उसकी बहुत दिक्कत होती है, ट्यूब में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दूसरी चीज है जो प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है वो हेल्दी है कि नहीं। तीसरी चीज है कि अगर प्रेगनेंसी बाई चांस है ही नहीं हेल्दी और वो गुच्छे बन गए, मोलार चेंज हो गए, वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। सो ये सारी की सारी चीजें, और खाली अल्ट्रासाउंड नहीं है, ब्लड टेस्ट भी कराने पड़ते हैं, उसके साथ कोरिलेट करना पड़ेगा। और अगर बाई चांस पेशेंट को ब्लीडिंग है, कितना कलेक्शन है अंदर, ताकि आप नेक्स्ट टाइम आप कर रहे हो या कोई भी और अल्ट्रासाउंड कर रहा है, ये क्लियर होना चाहिए कि पहले से कलेक्शन कम हुआ है या बढ़ा है, पेशेंट को कितना बेड रेस्ट देना है या नहीं देना है, कौन सी दवाइयाँ, कौन से इंजेक्शंस, या नॉर्मली जो हम कहते हैं TLC करना है, मतलब है तो टेंडर लविंग केयर, वो कितना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें देखनी बहुत जरूरी है। सर एक क्वेश्चन ऐसे लेते हैं कि अगर 100 प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं और कितने % पेशेंट को कार्डियक एक्टिविटी या मिस अब्जॉर्प्शन होता है? सी कार्डियक एक्टिविटी अगर हम देखें, कई बार क्या होता है पेशेंट को ना पीरियड थोड़ा सा ऊपर हुआ, पेशेंट को लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, और कई बार क्या होता है ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो लगता है अच्छा मेरा पीरियड 4-5 दिन लेट आया हो। ये काफी सारे पेशेंट्स में होता है। बट अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 10 to 20% ऑफ प्रेगनेंसी लॉसेस शुरू में हो जाते हैं, जिसमें हम कहेंगे कि मिस्ड अबॉर्शन, जिसको मिसकैरेज भी कहते हैं। सो वो चीज़ होती है। अब उस केस में कभी किसी को स्पॉटिंग होती है, कई बार कोई सिम्टम ही नहीं होता, कुछ पास आउट ही नहीं हुआ होता, आप गए अल्ट्रासाउंड कराने तो पता लगा हार्ट बीट नहीं आ रही, तो उस चीज़ के लिए जो है वो ध्यान हमेशा ही रखना पड़ता है। बट जब भी ऐसा कुछ होता है, मैं हमेशा पेशेंट को कहता हूँ हो सकता है भगवान जी ने हमें ना एक बड़ी चीज़ से बचा लिया हो, बिकॉज शुरू में जब भी पहले 12 हफ्ते में ये प्रॉब्लम आती है, अगर आप 10 से 14 हफ्ते के बीच में देखेंगे तो 1 से 2% में आती है प्रॉब्लम। सो शुरू के 12 हफ्ते में अगर प्रॉब्लम आती है तो हम सब में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो कोई भी हो उसके 23 क्रोमोसोम जो हैं वो एग से आते हैं, 23 क्रोमोसोम स्पर्म से आते हैं, एंड 46 बन। कई बार क्या होता है इसमें कोई भी क्रोमोसोमल एबरेशन हो सकती है, मतलब एक ज्यादा या एक कम हो सकता है। टर्नर सिंड्रोम में जैसे एक कम हो जाता है, ट्राइसोमी 18 है, 21 है या 13 है, उसमें एक ज्यादा हो जाता है। इससे क्या होता है, कुदरत कई बार क्या देखती है कि अगर बच्चे को ट्राइसोमी 16 इज द मोस्ट कॉमन वन, बट वो बच्चे सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तो कुदरत क्या करती है, उन बच्चों की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, तभी मिसकैरेज होता है, तभी अबॉर्शन होता है कि ये, या ब्लीडिंग शुरू हो जाती है कि कुदरत कहती है ये बेबी हेल्दी नहीं होगा। तो मैं वही पेशेंट जो उस टाइम पे बहुत परेशान होते हैं, ये कहता हूँ कि हो सकता है भगवान जी ने हमें बहुत बड़ी तकलीफ से बचा लिया हो, रादर देन हमें बाद में पता लगे 4-5वें महीने में, या कई बार पैदा होने के बाद पता लगे और हम बच्चे के साथ जो है वो अस्पतालों के धक्के खाएं और बाद में रियलाइज करें। तो मैं वही कहता हूँ हमेशा कि ये नहीं है कि हमारी इच्छा है कि एक बच्चा हो, तंदुरुस्त बच्चा हो जिसको देख के सारा परिवार खुश हो। सो ये कुदरत का कानून है, जैसे भी चीज़ें कहें कि वो अपने आप ही जो प्रेगनेंसीज हेल्दी नहीं होंगी उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर दें। रिपोर्ट में सर कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट आती है, उसकी क्या 1-2 हफ्ते बाद फिर से कार्डियक एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सी इसमें 3-4 चीज़ें हैं। नंबर 1 है, एक आपने किस टाइम पे देखा है। अगर आपने देखा ही प्रेगनेंसी 5 हफ्ते पे है तो उस टाइम पे तो हार्ट बीट ही नहीं आती। अगर आपकी मशीन अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है आपको दिख ना रही हो। तीसरी चीज़ ये है कि आपने पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड किया है या इंटरनल स्कैन किया, इंटरनल में जल्दी पता लग जाती है। दूसरी चीज़ है, अगर आपको बेबी दिख भी रहा है, और ये मैसेज है डॉक्टर्स के लिए कि इफ द क्राउन रम्प लेंथ, मतलब बच्चे का जो साइज है, इफ इट इज लेस देन 7 मिलीमीटर्स, हार्ट बीट नहीं आई है, प्लीज रिपीट अ स्कैन आफ्टर 1 वीक। डू नॉट क्लेम कि हार्ट बीट नहीं है, और जो अल्ट्रासाउंड कर भी रहा है, ये मैसेज उनके लिए भी है। द बुक सेज अर्ली प्रेगनेंसी लॉस तब बोलते हैं जब 7 मिलीमीटर से ज्यादा एम्ब्रियो का साइज है और हार्ट बीट नहीं है। दूसरा जो इसमें और चीज है, अगेन फॉर डॉक्टर्स हु आर आस्किंग फॉर एन अल्ट्रासाउंड एंड हु आर डूइंग एन अल्ट्रासाउंड, जब मीन सैक डायमीटर, मतलब है जेस्टेशनल सैक के 3 मेजरमेंट्स लेने होते हैं, इनर टू इनर, और मीन सैक डायमीटर 25 मिलीमीटर से ज्यादा हो और आपको बेबी नहीं दिख रहा है, एम्ब्रियो नहीं दिख रहा है, दैट इज व्हाट इज कंसिडर्ड एन अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर
और एन अर्ली प्रेगनेंसी लॉस। सर टीवीएस से प्रेगनेंसी डायग्नोस कितने पहले पता चल जाता है? सी टीवीएस बेसिकली इट्स अ प्रोब जो कि हमने अंदर रखना होता है ताकि हम और क्लोज जा सके यूट्रस पे। तो जो चीज़ें हमें लेटर से 2 हफ्ते बाद पता लगती है अगर हम पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड करते हैं, बिकॉज पेट के ऊपर वाला जो अल्ट्रासाउंड होता है वो उसको हम अब्डोमिनल स्कैन बोलते हैं, और जो अंदर से करते हैं उसको टीवीएस या ट्रांस वेजाइनल स्कैन बोलते हैं। सो उसका काम ही यही है ट्रांस वेजाइनल का। इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ, उसमें भी साउंड वेव्स ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसमें जो है ये है कि आप क्लोज टू द यूट्रस हैं, उसमें आपको ट्रांस एब्डोमेन में ब्लैडर फुल करना है। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है पेशेंट्स के लिए, बट कई पेशेंट्स उसमें कंफर्टेबल होते हैं तो हम उसी हिसाब से ज़्यादा लेट फॉलो अप करते हैं। ट्रांसवेजाइनल में आपको अगर ये पता करना है कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है कि नहीं, कितनी पहले पता करा सकते हैं? 4.5-5 हफ्ते पे पता कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो जेस्टेशनल सैक जो देख लिया आपने, उसके अंदर आता है योग सैक। योग सैक आपको 5.5-6 हफ्ते तक पता लगता है, एंड 6 वीक्स प्लस तक आपको इनवेरिएबली बेबी दिख जाता है। और हार्ट बीट जब भी, जैसे मैंने बोला, क्राउन रम्प लेंथ मोर देन 7 मिलीमीटर्स। इनफैक्ट शुरू में कई साल पहले मैं जैसे पिछली बारी भी अभी जिस क्वेश्चन था बता रहा था कि 3 मिलीमीटर है, और उस जमाने में जो है किसी ने कह दिया कि भाई नहीं ये दिक्कत वाली प्रेगनेंसी है, हो सकता है दिक्कत आए। पेशेंट वॉज थिंकिंग कि मैं इसको जो है चालू नहीं रखता प्रेगनेंसी को, बट चलो एक बारी सेकेंड ओपिनियन ले लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी, इन मेडिकल प्रैक्टिस। मेरे पास आए, मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप 1 हफ्ते बाद आओ। 1 हफ्ते बाद किया, फर्स्ट क्लास हार्ट बीट। आज वो बच्चे 10 साल 12 साल के हैं, बड़े कंफर्टेबल हैं। एंड वो यही उनको लगता है कि सर अगर हम उस टाइम पे डिसीजन ले लेते नॉट कंटिन्यू करने का तो आज ये बच्चा हमारे साथ नहीं होता। सो दैट इज हाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन लुकिंग एट इट। अ मैसेज टू एवरीवन, टीवीएस इज एब्सोल्युटली सेफ इन प्रेगनेंसी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। अगर हम पेल्विक स्कैन भी कर रहे हैं, टीवीएस इज नॉन इन्वेजिव, कोई उसमें वो चीज़ नहीं है। अगर बाई चांस आपको टीवीएस यूज करना है फॉर डूइंग अ प्रोसीजर, तब इट इज डेफिनेटली लिटिल डिफरेंट व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर लेट अस से कोरियन विलेज सैम्पलिंग या कोई बायोप्सी लेनी है। बट जस्ट फॉर इमेजिंग, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, एब्सोल्युटली सेफ, डू नॉट वरी अबाउट इट। लेट इट बी अ ट्रांस एब्डोमिनल, लेट इट बी अ ट्रांस वेजाइनल। सर अर्ली प्रेगनेंसी में फीटल का हार्ट रेट कम होता है, तो कब पता चलता है कि वो हार्ट रेट बराबर हो गया है, नॉर्मल हो गया है? सी अगेन, ये एक बड़ा कॉमन मिथ है एक चीज की, हाँ जी भाई, जो डॉक्टर्स के बीच में द मोमेंट वो 6 वीक्स पे देखते हैं और देखते हैं 110 है, 120 बीट्स पर मिनट है, नहीं बेबी की हार्ट बीट कम है। जो आप अगर करते वक्त आपने यूं करके कर दिया, एक्शन दिखा दिया, पेशेंट आपको देख रहा, पेशेंट को लगेगा कोई गड़बड़ होगी, जबकि वो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। शुरू में हार्ट बीट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 100 to 130 बीट्स पर मिनट। दैट इज व्हाट द बुक सेज। 7 हफ्ते तक आप आराम से देख सकते हो। 7 से 8 हफ्ते के बाद इट शुड बी मोर देन 130 बीट्स एंड इट कैन रीच अप टू 160 बीट्स per minute. So a message, and then I'll explain you also all that. Message for everyone is from 6 to 7 or 6 to 8 weeks, anything between 100 to 130 beats per minute. Do not panic. Do not let the patient panic. Repeat a scan and वो अपने आप बढ़ जाती है। शुरू में कम क्यों होती है, जैसा आपने पूछा, जो साइनोएट्रियल नोड होता है जिससे कि फ्लिकर आती है, जो इलेक्ट्रिक करंट सा एक तरीके से कहेंगे हम, आ रहा है बेबी के हार्ट में, हार्ट इमेच्योर है, हार्ट बीट कम होती है। ग्रेजुअली जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाता है, 9 वीक्स तक जाके हार्ट बीट 170 तक 180 तक हो सकती है, विच इज नॉर्मल। तो शुरू में कम होना इज नॉर्मल, धीमी धीमी बढ़ जाती है। इनफैक्ट बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद उसकी हार्ट बीट जो कि अंदर बिटवीन 130 to 160 170 होती है, धीमी धीमी कम हो जाती है। एंड हमारी जो नॉर्मल अडल्ट हार्ट बीट होती है वो 72 होती है, बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे हमारी धीमी धीमी हार्ट बीट लेटर से 130 से 100 आई, फिर 90 आई, फिर 80 आई, अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम पैथोलॉजी। आपने बताया सर एंटी स्कैन करवाने के पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि क्या क्या पूरी चीज़ें हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं, लेकिन सर फिर लेवल 2 स्कैन क्यों इम्पोर्टेंट होता है? वेल, द साइज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपने एंटी कब किया? नाउ दैट इज अ मैसेज टू एवरीवन, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द एंटी स्कैन। एंटी स्कैन और अ न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी स्कैन हैज टू बी डन बिटवीन 11 वीक्स to 13 वीक्स एंड 6 days। ना उससे पहले ना उससे बाद, अदरवाइज यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। एंड द क्राउन रम्प लेंथ शुड बी बिटवीन 45 to 84 मिलीमीटर्स। एनटी स्कैन में आपने जेनेटिक स्कैन कर लिया, एनटी देख लिया, एनबी देख लिया,
ब्लड फ्लो इन द हार्ट देख लिया, ब्लड फ्लो टू द लिवर जो डक्टस वेनोसस कहते हैं देख लिया. नाउ एंड द NT स्कैन देयर आर व्हाट वी कॉल एज 9 अनोमलीज जो आपको कभी नहीं मिस करनी चाहिए. आप गूगल पे देख सकते हो, नहीं तो हमारे पेज पे देख सकते हो. वो 9 अनोमलीज आपको मिस नहीं करनी है. बट खाली 9 अनोमलीज नहीं होती और बहुत सारी होती है. वो आपने कब देखनी है? जब बेबी बड़ा हो जाता है. अराउंड 20 वीक्स इज द आइडियल टाइम फॉर एन अनोमली स्कैन. जो वर्ड कॉइंड है लेवल 2 स्कैन, आई नेवर से दैट लेवल 2 इज द करेक्ट वर्ड. It should be either a TIFA, what we call a targeted imaging scan for fetal anomalies, or it should be an anomaly scan. उसमें आप जैसे मैंने पहले भी बताया, एक एक करके आप हेड से लेके नीचे तक स्केलेटल सिस्टम, सारे सिस्टम्स हैं. CNS है, आपने ब्रेन देख लिया, स्पाइन देख लिया. अब हमारी मशीनें इतनी अच्छी हो गई हैं कि आप क्लोज्ड स्पाइना बाइफिडा, जो इसको कहते हैं ना, क्लोज वाले जो हैं, जिसको स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा कहते हैं, आप वो भी पता कर सकते हो. ब्रेन में आपने कोई चीज देख ली, आपने हार्ट या लंग्स में कोई चीज देख ली, पेट में कोई तकलीफ देख ली, स्टमक की देख ली, लिवर की देख ली, उसकी देख ली, किडनीज की देख ली, स्केलेटल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम देख ली, फेस में कोई प्रॉब्लम देख ली, वो सब आपको अनोमली स्कैन में ज्यादा अच्छा पता लगेंगे. अगेन अनोमली स्कैन 20 वीक्स मतलब अब कोई अनोमली नहीं डेवलप हो सकती, ऐसा कहीं नहीं है. अगेन अ मैसेज, यू ऑल हैव टू बी केयरफुल. Anomalies are evolving. There are plenty of anomalies जो आप खाली 3rd trimester में ही हो सकता है कैच कर सको. कुछ किडनी की प्रॉब्लम्स, हाइट की प्रॉब्लम्स, ब्रेन की कुछ प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स. दैट इज व्हाई यू हैव टू बी केयरफुल. इंटेस्टाइन की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी जो मैनिफेस्ट ही 3rd trimester में करेंगी. और इन सब चीजों के लिए आपको क्या करना है? बेबी की सराउंडिंग को देखना है. आपने लाइकर को देखना. लाइकर होता है जो फ्लूइड सराउंडिंग द बेबी. अगर फ्लूइड सराउंडिंग द बेबी ठीक है तो आप कंफर्टेबल हो. जहां ज्यादा है यहाँ कम है, आप सोचो क्यों ज्यादा है क्यों कम है, मुझे क्या चीज देखनी. अगर पानी ज्यादा है तो आई एम गोइंग टू थिंक ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स. पानी कम है, कम का होता है कि जरा सा कम है, ज्यादा कम है, आई एम गोइंग टू थिंक ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स. बिकॉज अंदर यूरिन जो है वो किडनीज बनाती है. जब बेबी यूरिन पास करता है वो सर्कुलेट होता है, वापस आता है. सो अगर किडनीज में कोई डिफेक्ट है या ब्लैडर में कोई डिफेक्ट है तब जाके दिक्कत आएगी. सो यू ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव टू बी केयरफुल कि लेवल 2 नॉर्मल ठीक है, NT स्कैन नॉर्मल ठीक है, NT के बाद अनोमली भी करना है और अनोमली के बाद 3rd ट्राइमेस्टर में भी जरूर देखना है. अब जैसे स्कैन्स की मशीनें चेंज होती जा रही हैं, सब 3D है, 4D मशीन्स है. सी 3D इज वेरी यूजफुल, बट 3D इस चीज के लिए नहीं है कि हमने स्टाइलें मारनी है. नहीं, 3D इज फॉर, अगर समझिए लिप में कट है, जब आप उसको दिखाएंगे पेशेंट को, पेशेंट समझ पाएगा. ऑन 2D उसकी समझ भी नहीं आएगा. बॉन्डिंग अच्छी होती है कि आज उनको दिख रहा है बेबी. आप उनको खाली बेबी के हैंड और फीट मूव करते दिखाओ पेशेंट को, दे फील वेरी हैप्पी अबाउट इट. वो सारी की सारी चीजें जरूरी है. और 3D अल्ट्रासाउंड खाली प्रेगनेंसी के लिए नहीं चाहिए होता, यूट्रस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ताकि यू कैन सी फॉर टू डिफरेंशिएट बिटवीन कि कौन सी मुलेरियन अनोमली है. मैसेज अगेन टू द obstetricians, to the gynecologists, to the doctors who are asking for a 3D scan. On a 2D scan, if you are suspecting कि आपको 2 cavities दिख रही हैं, जब आपने प्रोब को लेके गए हो इधर से इधर, खत्म हुई कैविटी और फिर एक और शुरू हो गई, या आपने ट्रांसफर सेक्शन लिया और नीचे आए हो, ask for a 3D scan. And a 3D scan is going to tell you about whether it is a bicornuate uterus or a septate uterus. So 3D में हर आदमी MRI नहीं करा सकता, इट इज एक्सपेंसिव. HSG में जिसमें आप फ्लूइड डाल के एक्सरे करते हो, आपको 2 कैविटीज दिखेंगी, बट यहाँ जो डिप है, फंडल डिप है, वो आपको 3D में ही पता लगेगा. ऑन 2D नेवर मिस्टेक और नेवर ट्राई और अटेम्प्ट टू मिस्टेक अ डायग्नोसिस ऑफ सेप्टेट और बाइकॉर्नुएट. आस्क फॉर अ 3D स्कैन. सर, कलर डॉपलर में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है और ये सेफ है क्या? सी color Doppler safety, again you're using a little more energy. color Doppler में 2 चीजें हैं. पहले आपने 2D इमेज ली, your 2D image has to be good. उसके बाद आपने उसमें कलर बॉक्स डाला, थोड़ी सी और एनर्जी, कलर बॉक्स को ज्यादा बड़ा नहीं करना है. फिर आपने स्पेक्ट्रल डॉपलर डाला जिसमें आप वेव फॉर्म देखोगे. अब चीज ये होती है, वी गो बाय द फिनोमिनन ऑफ अलारा. दिस इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. अलारा मीन्स as low as reasonably achievable. Again, a message for all,
फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ अलारा एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। जबरदस्ती का कलर डॉपलर मत करते हो, जहां जरूरी है, जितना जरूरी है वो करो। अब आप कलर डॉपलर पे क्या क्या देख सकते हो और कहाँ कहाँ देख सकते हो? करोटिड्स में देख सकते हो, हार्ट में देख सकते हो, आयोटा में देख सकते हो, इंफीरियर वेना केवा में देख सकते हो, लेग्स में देख सकते हो, स्ट्रोटम में आपने देखना टॉर्जन है कि नहीं, कोई आइटिस है कि नहीं, वहां देख सकते हो। कोई भी मैच देख रहे हो आप, चाहे ओवरी का है चाहे यूट्रस का, आप ये देखोगे कि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ज्यादा ब्लड फ्लो तो नहीं जा रहा, कहीं रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन तो नहीं है, कहीं आर्टीरियोवीनस मैलफॉर्मेशन तो नहीं। तो आप क्या चेक करोगे? कोई क्लॉट है कि नहीं, कोई नैरोइंग है कि नहीं, कोई एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म मतलब कोई फूल तो नहीं गई है। देन कितना फ्लो जा रहा है, वेलोसिटी कितनी, स्पीड कितनी है। दूसरा, उसका अपीयरेंस कैसा है। हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं अल्ट्रासाउंड पे, ये ब्लड जा रहा है, आपकी साउंड वेव गई एक आरबीसी से, लेटर से एक एम्बुलेंस आ रही है, दूर से सायरन बजता हुआ आ रहा है, आपके पास आती जा रही है, आपको सायरन तेज सुनाई पड़ रहा है, वो चली गई दूर, आपको सायरन धीमी। उल्टा, यहाँ पे एक एम्बुलेंस खड़ी है, सायरन बजा रही है, आप दूर से आते जा रहे हो, आपको तेज सुनाई पड़ेगी, निकल जाओ। इस केस में क्या हुआ? आपका ट्रांसड्यूसर है जो कि एमिट कर रहा है वेव्स, आरबीसी से स्ट्राइक करके वापस आता है। जो आरबीसी ट्रांसड्यूसर के पास आ रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा आ रही है, जो आरबीसी दूर जा रहा है उसकी एनर्जी कम जा रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ डॉपलर शिफ्ट। और डॉपलर शिफ्ट क्या होगा? वो आपको वेव फॉर्म में दिखेगा। पहले आपको कलर में दिखेगा, इसमें रेड एंड ब्लू दिखता है। रेड एंड ब्लू का क्या मतलब हुआ? ये नहीं है कि आर्टरीज है और वेन्स है। और मैं हमेशा अपने जो डेलीगेट्स हैं उनसे यही मजाक करता हूँ कि हम लोग देखो कितने पावरफुल हैं। जो हमें बचपन में पढ़ाया जाता था कि रेड मीन्स आर्टरीज एंड ब्लू मीन्स वेन्स, देखो हमने कलर इन्वर्ट सबकी मशीनों में होता है। रेड को ब्लू में कर सकते हो, ब्लू को मैंने आर्टरी को वेन कर दिया, मैंने वेन को आर्टरी कर दिया। दैट इज नॉट द थिंग। द फ्लो टुवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर इज रेड, अवे फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर इज ब्लू। जब हम वेव फॉर्म देख रहे हैं, हमने वेव फॉर्म में क्या देखना है? हमने देखना है वेलोसिटी कितनी। उसमें 3 इंडिसेस होते हैं, एसडी रेशियो, आरआई दैट इज रेजिस्टिव इंडेक्स, पीआई दैट इज पल्सेटिलिटी इंडेक्स। ये तीनों के तीनों हमें क्या बताते हैं? रेजिस्टेंस टू फ्लो। सो ये वैल्यू एंड ये फंडा बहुत जरूरी है। ये अगर वैल्यू ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब ब्लड फ्लो का। जैसे अभी किसी बेबी को हाइपोक्सिया हो रहा है, अम्बिलिकल आर्टरी में फ्लो कम जा रहा है। कम जा रहा है का मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब पीआई की वैल्यू ज्यादा होगी। अब इस चक्कर में बॉडी क्या करती है, नेचर क्या करता है? वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो ज्यादा दे रहा है। सबसे वाइटल ऑर्गन कौन सा है? ब्रेन। सो ब्रेन में ज्यादा फ्लो जाएगा। ब्रेन में ज्यादा फ्लो जा रहा है मतलब रेजिस्टेंस कम होगी, मतलब पीआई की वैल्यू उसकी कम होती जाएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल एज ब्रेन स्पेयरिंग। सो दिस इज हाउ वी रियलाइज इट। कहीं कोई मैलिग्नेंट फ्लो है, कोई कैंसर फ्लो है, उसमें ज्यादा ब्लड फ्लो जाएगा, उसकी रेजिस्टिव इंडेक्स या उसकी पल्सेटिलिटी इंडेक्स कम होगी। दिस इज हाउ यू हैव टू यूज टेक्नोलॉजी फॉर योरसेल्फ। ये नहीं कि खाली एब्सोल्यूट वैल्यूज पे चले गए। कई बार होता है आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज हाउ यू गेज फॉर डॉपलर। आज की डेट में, पुराने जमाने में क्या होता था, खाली 2D होता था और आपका कलर नहीं आता था, लेकिन आप डॉपलर देख सकते थे। जो हम नॉर्मल डॉपलर्स करते हैं बेबी की हार्ट बीट सुनने के लिए, दोज आर डिफरेंट डॉपलर्स। इस डॉपलर में आपको कितना कलर है, अमाउंट ऑफ कलर एंड द वैल्यूज you can figure out. So color Doppler, start using it. कोई नहीं भी अगर कर रहा है तो आप डेफिनेटली भेज रहे हो, कहीं ना कहीं रेफर कर रहे हो हर प्रेगनेंसी पेशेंट को या हर गायनी पेशेंट को। आपको आना चाहिए कैसे। Now a small message to all of you doctors who are asking for ultrasound. एक चीज का ध्यान रखो, do not read the report blindly. You have to see the pictures. आपने अगर पिक्चर देखी है तभी आपको समझ में आएगा क्या चीज बेटर हो रही है, क्या चीज खराब हो रही है। rather than somebody who's written it, might be उनसे भी कोई गलती हो रही है या वो ठीक से नहीं चीज बता रहे हैं। So always see the films rather than just reading the report. एब्सेंट फ्लो और रिवर्सल ऑफ फ्लो क्या होता है सर? बेसिकली बेबी को ब्लड कैसे मिला? प्लेसेंटा यूट्रस पे लगा हुआ, मम्मा के यूट्रस में ब्लड फ्लो गया, खाना ऑक्सीजन मिला, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी के अंदर गया। अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 वेसल्स होती हैं, एक अम्बिलिकल वेन और 2 आर्टरीज। अम्बिलिकल वेन से अंदर गया, अंदर फ्लो गया, सारा का सारा हार्ट में गया, ब्रेन को गया, वापस आया, वाया दी अम्बिलिकल आर्टरीज वापस चला जाता है।
अब समझिए किसी भी वजह से मम्मा को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, प्लेसेंटा हार्ड हो रहा है, अब क्या हुआ आपको समझिए कहीं किसी एक उस पे जैम लगा हुआ है तो ग्रेजुअली पीछे आता जाता है ना जैम, कहीं पे किसी वजह से गाड़ी खराब हो गई, प्लेसेंटा को हमें गाड़ी मान ले खराब हो गई, अम्बिलिकल आर्टरीज में पीछे 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 जाम लगता जाता है, उससे क्या होता है हमें मालूम है अब पूरी तरह फ्लो नहीं जा रहा वापस, तो इसको कहेंगे रिडक्शन इन द फ्लो इन अम्बिलिकल आर्टरी। अब उससे क्या होता है ब्रेन को ज्यादा जाना शुरू हो जाता है, ब्रेन को ज्यादा जाना शुरू हुआ लेकिन अब बैक फ्लो आ रहा है, बैक फ्लो में क्या होता है जो डक्टस सिनोसिस होती है उसको कम जाना शुरू हो जाता है। सो अब ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स है, ये बेसिकली 3 पिलर्स हैं, अम्बिलिकल आर्टरी, डक्टस सिनोसिस एंड ब्रेन जो मॉड्यूलेट कर रहा है। अब अगर अम्बिलिकल आर्टरी में एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो हो गया मतलब है गड़बड़ शुरू हो गई है बहुत ज्यादा, अब हमें सोचना है कब डिलीवर करना है, इसका मतलब है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो रही है। दूसरी चीज आ रही है कि अगर रिवर्सल हो रहा है तो ये सारी की सारी चीजें अगर ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो रही है, बच्चा कमजोर हो रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने कब डिलीवरी करनी है। मुझे क्या मतलब है, इससे बढ़िया न्यूनेटल आईसीयू निकू किसी ने भी नहीं बनाया जो भगवान जी ने बनाया, लेकिन जब यहाँ पे दिक्कत आएगी तो हमें बाहर निकालना है। सो जो जनरल लैंडमार्क्स होते हैं कि अगर ब्लड फ्लो कम जा रहा है अम्बिलिकल आर्टरी में और आप 37 वीक्स तक या 38 वीक्स तक पहुंच गए हो, डिलीवर कर दो। अगर आपको एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो आ रहा है, 34 वीक्स हो गया बेबी, डिलीवर कर दो। रिवर्सल ऑफ एंड डायस्टोलिक फ्लो है, 30 वीक्स आ रहे हैं, डिलीवर कर दो। बट अगेन केस बाय केस वेरिएशन होता है। बायोलॉजी में, मेडिकल में देयर इज नथिंग ब्लैक एंड व्हाइट, देयर आर प्लेंटी ऑफ ग्रेस, सो यू हैव टू टेक योर क्लिनिकल एक्यूमेन, यू हैव टू डिसाइड व्हेन इज द राइट टाइम टू डिलीवर, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट को ब्लड प्रेशर की कितनी दिक्कत है, बेबी की हार्ट बीट कैसे चल रही है, बेबी के चारों तरफ पानी कैसा है, बाकी मदर के जो ब्लड टेस्ट आपने कराए कैसे हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो हेल्प करेंगी। मैं ये कहता हूँ कि बेबी अगर बाहर आया और रोया अच्छे से तो वो पेरेंट्स हंसते रहेंगे और हम भी हंसते रहेंगे, वो सबसे ज्यादा जरूरी। सर एक मिथ ऐसा भी है कि सोनोग्राफी आप करवा रहे हैं तो उससे रेडिएशन निकलता है, बच्चे को इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सच है क्या सर? ना, इसमें तो रेडिएशन होता ही नहीं है। इसमें जो मैंने वर्ड यूज करता हूँ ना, और कई पेशेंट्स को भी, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो सबको होती है। एंड ये इसलिए हुई क्योंकि जब मैंने बार बार अल्ट्रासाउंड अपनी वाइफ का भी किया था इन 2000, जब बिटिया हुई थी हमारी, तो वो तभी कुलदीप तुम बार बार कर रहे हो अल्ट्रासाउंड, कहीं बेबी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड टू बी ऑनेस्ट दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि अगर मेरी वाइफ जो है वो मुझसे क्वेश्चन कर रही है तो हर पेशेंट भी हो सकता है झिझक के मारे में ना पूछ रहा हूँ। सो आई ऑलवेज मेक इट अ हैबिट कि एक तो इसमें रेज होती नहीं, किरणें होती नहीं है, इसमें तरंगे होती हैं, इसमें वेव्स होती हैं, एंड दोज आर साउंड वेव्स। एंड जो अच्छी बात है दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज अल्ट्रासाउंड। तो जो साउंड वेव्स हैं ये जो हमें पता भी नहीं लगेंगे, सो वन कैन ईजिली एंड कंफर्टेबली डू इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बार बार करने की भी जरूरत नहीं, जब चाहिए तभी का तभी करना है। सो कोई रेज नहीं है। दिस इज अ मैसेज फॉर द आम पब्लिक ऑल्सो कि द अल्ट्रासाउंड इज नॉट एट ऑल एनी रेज, और कोई किरणें नहीं निकल रही हैं, इसमें साउंड वेव्स हैं, तरंगे हैं, एंड इट इज एब्सोल्युटली हार्मलेस। जब भी जरूरत है तभी करना है, जबरदस्ती का अल्ट्रासाउंड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सर जब हम लोग एक मिथ को सर्च कर रहे थे कि कैसे गूगल में लोग मिथ सर्च कर रहे हैं, कैसे सर्च इंजन चल रहा है, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ रही थी कि वेव्स के कारण मिसकैरेज तो नहीं हो जाता है। तो ये भी एक ऐसा है कि सोनोग्राफी से सर मिसकैरेज नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज अल्ट्रासाउंड वेव से क्यों मिसकैरेज होगा? ये है कि अगर आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हो और बेबी का लेटेस्ट से साइज कम है या हार्ट बीट कम है, मेकिंग इट मोर प्री डिस्पोज टू, या चांसेस हो सकते हैं मिसकैरेज के, बट ये अल्ट्रासाउंड की वजह से नहीं हुए, ये नेचुरली ही होने। जैसे मैंने पहले भी बताया 10 से 20% बच्चों में हो सकती है इस तरीके की चीज। तो अब जिनको लगता है उनको लगता है मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था इस वजह से ये हुआ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप ट्रांस अब्डोमिनल करा रहे हो, चाहे आप ट्रांस विजाइनल का मतलब इंटरनल स्कैन करा रहे हो, बिल्कुल भी कोई ऐसे चांसेस नहीं बढ़ते। जब छोटे से गाँव से सर एक पेशेंट आता है सोनोग्राफी कराने के लिए, तो किस टाइप के मिथ्स आपके पास लेकर आता है? सर ये छोटे से गांव वाली भी चीज नहीं है, चाहे छोटे से गांव हो, चाहे टाउन्स हो, चाहे सिटीज हो, चाहे मेगा सिटीज हो, डाउट सबके दिमाग में वही है। सबके घर में इन लॉज हैं या उनकी मदर है, उनको सबको ये डर होता है क्योंकि उनके टाइम पे शायद कभी कोई अगर एक्सरे हुआ था किसी बेबी पे एंड बेबीज को दिक्कत आ गई थी, तो सबको डर लगता है।
अब तो बहुत कम हो गया है ये डर, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा डर होता था कि बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, सेफ है कि नहीं। सो ये चीज़ बहुत जो है वो दिमाग को एक डर बना के रखती थी। दीज वर द फियर्स दैट वर देयर। दूसरी जो चीज़ होती है, मिथ है, कॉमन है कि कहीं मिसकैरेज तो नहीं हो जाएगा, कोई ऑटिज्म तो नहीं हो जाएगा बच्चे को। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाई चांस अगर हुआ भी ऐसा कुछ तो अल्ट्रासाउंड का ये कारण की वजह से नहीं हुआ, ये वैसे ही एक कारण होगा कि ये प्रॉब्लम होनी थी। दूसरी चीज होती है कि अल्ट्रासाउंड, जो सबसे अगेन कॉमन मिथ है कि अल्ट्रासाउंड इज 100% एक्यूरेट, आपने देख लिया बस अब तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। नहीं, कुदरत है, नेचर एक पैटर्न चला रही है, कैसे कैसे डेवलपमेंट होनी है। और कई बार मेरे से पेशेंट पूछता तो मैं उससे एक ही चीज कहता हूँ, जी नहीं डॉक्टर साहब आगे सब ठीक होगा ना। मैं कहता हूँ मेरी अगली सांस आएगी कि नहीं मुझे नहीं मालूम, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। इस टाइम पे ठीक है, जैसी डेवलपमेंट होनी। सो ये अनदर मिथ है कि सब कुछ पता लग जाता है अल्ट्रासाउंड में, ऐसा नहीं। तीसरी चीज आती है कि 3D अल्ट्रासाउंड करा लिया तो बिल्कुल ही अब तो सारा कुछ ही क्लियर हो गया, वो भी चीज नहीं है। 2D अल्ट्रासाउंड की अपनी वैल्यू है। आपको ये याद रखना है कि 2D का बेस है और उसके बाद कलर डॉपलर भी अगर हो रहा है तो हमने प्रिंसिपल फॉलो करना है अलारा का, कि हमने कम से कम अल्ट्रासाउंड करना है, जितनी देर के लिए जरूरी है वो करना है। सेम गोज फॉर 3D। 3D सेफ होता है, बट हमें जब जरूरत है तभी करना है, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे वो गायनी हो, चाहे हम लिवर के लिए भी कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें देखनी है। अब एक मिथ मेरे मन में आ रहा है सर कि 2D 3D और ये कलर डॉपलर कराने चाहिए, तो मैं पहले से जाके डॉक्टर को बोल दूं सर 2D कर दो 3D कर दो, तो ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिपेंड करेगा, अगर तो जो डॉक्टर भेज रहा है मेरे पास, अगर तो उसको कोई सस्पेशन है किसी चीज का तो वो भेजे। मेरे यहाँ पे ज्यादातर अगर मुझे कुछ लगता है 2D में कोई प्रॉब्लम है एंड जरूरत है 3D की तो मैं जरूर करता हूँ। बिकॉज अगर मुझे कोई चीज लग रही है, मैं लिखूं, बोलूं एडवाइस, और उसके बाद वो पेशेंट फिर वापस आए, तो उनका ये कहना होगा डॉक्टर साहब आप कर ही देते उस टाइम। सो जहां मुझे लगता है जरूरत है मैं जरूर कर देता हूँ। जहां पेशेंट को भी लगता है कि नहीं मेरे को, वो पढ़ के आए गूगल से या उनकी फ्रेंड का हुआ है किसी भी वजह से, तो ये कहते हैं डॉक्टर साहब अगर आप देख लो जरूरत है तो वो भी कर लीजिएगा। कलर डॉपलर मैं यूजुअली सारे पेशेंट्स में करता हूँ क्योंकि ज्यादातर में जरूरत होती है। बिकॉज हमने ये देखना है, अगर प्रेगनेंसी देख रहे हैं बच्चे को खून ठीक जा रहा है, लिवर देख रहे हैं तो चाहे आधे मिनट के लिए मैंने चला दिया, देख लिया पोर्टल वेन में ब्लड फ्लो ठीक जा रहा है। आपने किडनीज देखनी है, किसी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, आपने देख लिया रीनल आर्टरी में कोई नैरोइंग तो नहीं हो गया। आप आयोटा को देख रहे हो, आपने देख लिया। कोई मैस दिखा आपको फाइब्रॉइड में, कोई एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है यूट्रस में कोई दिक्कत दिखी है, आपको 5 सेकंड के लिए कलर ऑन करना है एंड यू कैन गेट वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन। बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वाई लीव दैट इन्फॉर्मेशन। आपकी रिपोर्ट अच्छी होगी तभी पेशेंट खुश होगा, तभी वो वापस आएगा और 4 और को बोलेगा मुझे एक कंप्लीट रिपोर्ट मिली वहां से। सर अभी एक नया दौर चल रहा है एआई का, जिसमें हम ये देखने को मिल रहा है कि सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो एआई के थ्रू हो रही हैं, लोग उसमें डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। सर ऐसा तो एक समय नहीं आएगा कि रिपोर्ट्स को भी एआई चैलेंज करने लग जाएगा? सी अब बात वो नहीं है कि एआई रिपोर्ट्स को चैलेंज करेगा, एआई तो है ही हमारी मशीनों में। जो हमारी इतनी सारी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, अपग्रेडेशन हो रही है। पहले क्या होता था, एक सामने मॉनिटर होता था और सामने एक होती थी, उसको दबा दबा के एक मेजरमेंट लिया वहाँ ले गए, या हमारे पास एक वो पेन होता था जो मोबाइल में होता है कि हम उसको यूँ खींच के उसकी मेजरमेंट ले सकते हैं। अब जो है वो नॉर्मली स्क्रीन भी इतनी अच्छी हो गई है, वी हैव अ टच स्क्रीन। जो चीज़ें हमें 4 कमांड में देनी होती थी हम 1 में कर सकते हैं। प्रीसेट्स हैं, अगर मैं चाहूँ कि अच्छा जी मेरे को हार्ट देखना है तो मुझे ये डायमेंशंस या पैरामीटर्स चाहिए, मैंने खाली जैसे एक एप्लीकेशन वाला करके जाता है। एंड दैट्स अगेन अ मैसेज टू ऑल डॉक्टर्स हु आर डूइंग अल्ट्रासाउंड्स, डू नॉट ऑलवेज एंड ऑलवेज गो बाय व्हाट द एप्लीकेशन एक्सपर्ट ने आपके लिए डाल के रखा है। क्यों? क्योंकि आपकी आंख दूसरे तरीके की चीज देखेगी। जरूरी नहीं मेरे को इमेज अच्छी लग रही है तो आपको भी अच्छी लगेगी, हो सकता है आपको किसी और टाइप की, मुझे ज्यादा कॉन्ट्रास्टी अच्छी लगे, आपको फ्लैट इमेज अच्छी लगे। सो हमेशा जो उन्होंने दिया है उसको नकारिए नहीं, उसको मना मत करिए, रखिए अपने नाम से। जैसे मैं अपनी मशीन में क्या करता हूँ, KSOB, KSFT मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, STA या अनोमली स्कैन, कलर डॉपलर, KS इनफर्टिलिटी करके मैं सारी की सारी चीजें अपने हिसाब से बना लेता हूँ। उससे क्या होता है, जो भी सेटिंग्स होती है मेरे को खाली एक बटन दबाना और हो जाएगी, रादर देन मैं 4 या 5 या 6 नॉब। नाउ द थिंग कम्स कि ये चीज तो करके आपने एक सामने देख ली, पेशेंट से बात करनी है।
पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, आपने उनको आराम से समझाना है। वो एआई नहीं कर सकता, वो आप ही ने बताना है। दूसरी चीज़ है, ऑपरेटर डिपेंडेंट है तो क्लिनिकल जजमेंट एक्यूमेन आपका चलेगा, वो एआई उतने उससे नहीं कर पाएगी। अगर लेटेस्ट से 7 मिलीमीटर्स ही आपने 4 मिलीमीटर बोला है, अगली बार आए हो तब भी 4 मिलीमीटर एक हफ्ते बाद, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ जी भाई 4 मिलीमीटर पिछले हफ्ते भी था। मशीन क्या करेगी, वो कहेगी 4 मिलीमीटर एक हफ्ते बाद फिर आओ, 4 मिलीमीटर एक हफ्ते बाद फिर से आओ। तो ये नहीं है, इट विल हेल्प यू आउट। दूसरी चीज जहां सबसे ज्यादा एआई हेल्प कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है आपको इन ट्रेनिंग। अब नाउ वी हैव मैनिक्विन्स, वी हैव दी ओपोज जिसमें ऑप्टिकल स्टिमुलेटर्स हैं। आप आराम से वो वाली मशीन से आप अपना अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते हो, बट इट विल गिव यू द सेम एक्सपीरियंस जैसे है। अब हम जो ट्रेनिंग कराते हैं उसमें क्या चीज़ है, उसमें आई हैव एन ओपोज, उसमें हम आराम से उस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं। एक पेशेंट या 2 पेशेंट से मैं एक अनोमली दिखा सकता हूँ, उसमें मेरे पास 100 अनोमलीज हैं, मैं आपको सारी की सारी अनोमलीज दिखा सकता हूँ, आपसे कह सकता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। सो यू विल गेट अ मच बेटर हैंड्स ऑन। हार्ट की अनोमलीज हैं, आप आराम से देख सकते हो। सो रादर देन मैं 100 पेशेंट या 200 पेशेंट इकट्ठे करूँ, जो कि ज़रूरी नहीं इकट्ठे हों, एआई आपको यहाँ पे हेल्प कर रही है। दूसरी चीज़ है, जो आपने बात की पेशेंट से, पेशेंट कंफर्टेबल हो गया। अब मेरे पास जो भी पेशेंट्स हैं, वो अगर उनका कोई भी जानने वाला होता है, डॉक्टर कुलदीप के यहाँ जाके अल्ट्रासाउंड कराओ। कोई शहर छोड़ के भी चले जाते हैं, तब भी आपने डॉक्टर, मैं वापस आऊँगा, डॉक्टर कुलदीप से अल्ट्रासाउंड कराना है। क्यों? क्योंकि उनको ये तसल्ली होती है। एंड मेडिकल इज ऑलवेज ऑन ट्रस्ट, कि अगर मुझे भरोसा है तो मैं आई विल मेक श्योर कि अगल बगल वाले साथ। अगर आप खुद भी देखो, अगर किसी से सर्जरी करानी है, आप अगल बगल बात करते हो, कहाँ से कराऊं, दवाई लेनी है, नहीं आराम आ रहा, किससे कराऊं, कोई प्रॉब्लम आई किसी रिपोर्ट में, बट आपने डिस्कस करनी है। सो दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज वेयर एआई जहाँ पे हेल्प करेगी, लेकिन जो आपका रोल है एज अ पर्सन हु इज डूइंग इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। डोंट लेट एआई रिप्लेस यू एवरीवेयर, इट इज देयर टू हेल्प यू आउट रादर देन रिप्लेस यू। सर, जब पॉडकास्ट कर रहे होते हैं तो एक छोटी सी रिसर्च करी जाती है कि डॉक्टर के बारे में एक जानकारी इकट्ठी करें कि डॉक्टर क्या क्या करते हैं। तो एक अल्ट्रासाउंड डॉक्टर होने के बाद सर आपका एक सोनो स्कूल है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। सोनो स्कूल बेसिकली, वर्ड सोनो का मतलब सोनोग्राफी, स्कूल का मतलब है पढ़ाई करते हैं जी। तो वहाँ पे एक हम लोगों ने 2019 में शुरू किया था, जहाँ मैं गुड़गांव जाता था, एक ऑफिस में बैठते थे, और वहाँ से उनके फिर आगे तकरीबन 20 सेंटर और होते थे, सारे के सारे डॉक्टर्स, और वो इतना मज़ा और अच्छे से रिसीव हुआ। उस ज़माने में ना कोरोना आया था, ना हमें मालूम था ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। सो इसीलिए मैं जाता था, सवेरे 10 बजे से लेके 5 बजे तक बैठते थे। बॉम्बे में था एक सेंटर, लोग पुणे से, नासिक से आते थे, ओवरनाइट ट्रेन, रात को रुकते थे कुछ लोग, तो कुछ ओवरनाइट ट्रेन से आते थे। इंदौर में था एक सेंटर, कलकत्ता में था, जम्मू में था, बहुत सारी जगह इस पर था। तो उसमें क्या होता था, लोग आते थे, डिस्कशन होता रहता था, फिर वो मुझे मेल लिखते थे। व्हाट्सएप था, व्हाट्सएप पे ऐसे ग्रुप्स बनते चले गए, तो हमारे उस टाइम पे 20-22 ग्रुप बने। फिर किसी ने कहा सर मैं और छोटी जगह से आया हूँ, सिवान से, सिवान का एक ग्रुप बन गया, हरदोई का एक ग्रुप बन गया, इस तरीके से ग्रुप बनते चले गए। तो जो जहाँ का होता था ना, कहता था मैं 50 किलोमीटर दूर हूँ, मेरे 20-25 डॉक्टर्स हैं, यहाँ का बन। फिर ग्रेजुअली नेपाल का एक ग्रुप बन गया, तो इस तरीके से ग्रुप बनते चले गए। फिर अल्ट्रासाउंड ग्रुप्स बनते चले गए। फिर 2020 में आई वाज प्लानिंग कि कुछ इस तरीके से करें ताकि लोगों को अपने घर से ना हिलना पड़े, तो और कोरोना भी हो गया। सो ये प्लान बनना था कि मैंने सीपी में एक जगह थी, वहाँ पे लूँगा, और वहाँ पे जो है वो उनके अपने अपने सेंटर्स पे, वो फिर 50 सेंटर हमने खोलने थे। कोरोना हो गया, वो कैंसिल हो गया, 21 मार्च को लॉकडाउन हो गया। मेरे पास तब तक एक चीज़ आ गई जी, हमने जूम भी ले लिया, गो टू वेबिनार भी ले लिया, और सबसे कहा आप घर बैठो पढ़ो। तो जो 2 महीने 3 महीने आनंद लिया है सबने 2020 में, आज भी मैं कहीं जाता हूँ ना, तो मुझे पता नहीं, मैं उनको पहचानता नहीं उतने लोगों को, लेकिन वो ज़रूर ये कहते हैं सर आपने हमें पढ़ाया था, आपने इतने सारे वेबिनार किए थे। उस टाइम पे हमने एक पूरा जो बेसिक है सोनो स्कूल का प्रोग्राम, जैसे सोनो स्कूल 2020, फिर अगली बारी सोनो स्कूल 2021, सोनो स्कूल 2025 अभी ख़त्म हुआ है बेसिक स्कैन। उसमें हम क्या करते हैं, हमारे 8 मॉड्यूल होते हैं। पहला वाला होता है नोबोलॉजी पे, दूसरा इनफर्टिलिटी पे, गायनोकोलॉजी पे, अर्ली प्रेगनेंसी पे, एनटी स्कैन पे, अनोमली स्कैन पे, फीटल हार्ट पे और कलर डॉपलर पे। सो ये हर साल का एक बेसिक है, 8 महीने का हम रखते हैं। उसमें सारे के सारे जुड़ते हैं ऑनलाइन, पिक्चर्स भेजते हैं, ग्रुप बनता है 8 महीने का,
एंड हम एक दूसरे से डिस्कस करते चलते हैं। प्रॉब्लम ये होती है ना कि मैंने ये किया, ठीक किया है कि नहीं, तो मैं उसमें कहता हूँ अगर आपको ग्रुप में भेजने में दिक्कत है आप मुझे अलग से भेज दो, ताकि कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, अरे दूसरों को क्या लगेगा। बट कितनी बार ये होता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो लोग झिझक के मारे नहीं भेजते हैं, लेकिन बाकी सारे कहते हैं अरे हमारा भी यही प्रश्न। सो अब बहुत सारे और ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अब जो है वो मेरे पास एक सोनो स्कूल के पास ओपुस भी आ गया है, सो वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ वर्कशॉप्स ऑल्सो। वो मेरी क्लिनिक पे ही होता है। वी हैव अ स्पेस फॉर अराउंड 20 डॉक्टर्स, तो हम लोग बैठ के पहले डिस्कस करते हैं, लेक्चर्स होते हैं एंड फिर इस तरीके से चीज़ें करते चलते हैं। कई बार ये होता है कि कुछ ना कुछ और नॉब्स के बारे में जानना है, तो मैं कहता हूँ भाई अपने फ़ोन पे फोटो मेरे को भेज दो, या जब आए हो तो दे रियलाइज इट कि हमारे पे तो ये नॉब था, हमने यूज़ ही नहीं किया कभी, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था। नहीं तो वह एप्लीकेशन वाले को बुला लेते हैं। सो तकरीबन 7-8 साल हो गए, हमने मोर देन 5000 डॉक्टर्स को इस तरीके से ट्रेन कर दिया। दे आर ऑल वेरी कंफर्टेबल। कितने सारे कहते हैं अब हमने अल्ट्रासाउंड करना शुरू कर दिया है, एंड दे आर एंजॉयिंग इट। वो खुश है, मैं खुश हूँ। एंड दिल की बात यह है कि इट इज़ नॉट कि खाली वो पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाने के चक्कर में मेरी बहुत सारी पढ़ाई हो जाती है, तो और मुझे अच्छा लगता है। सर जैसे आपने सोनो स्कूल के बारे में बताया कि आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करी और 2020 से स्टार्ट करा, और कहीं ना कहीं कोविड का भी आपने बेनिफिट लिया, लोगों को एजुकेशन के पर्पज से आपने सबको गाइड किया। लेकिन अभी के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हमको आपसे जुड़ना है, या एक गायनेकोलॉजिस्ट है जो बहुत दूर केरल के एक छोटे से टाउन में बैठी है, उसको आपसे जुड़ना है या आपसे सीखना है, तो वो कैसे आपसे कनेक्ट करे विदाउट किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप यूज़ करते हैं तो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? जो सोनो स्कूल है उसका हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत सारे हैं, एंड निशु मैम है वो चलाते हैं पूरा का पूरा सोनो स्कूल का बार उन्हीं के ऊपर ही है, तो उनके नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास सोनो ट्यूटोरियल करके ग्रुप 1 है जिसमें ऑलमोस्ट 1000 लोग हो गए हैं, और उसमें लिमिट 1024 की होती है। सो एक बारकोड है जिससे आप सोनो ट्यूटोरियल ग्रुप 2 में जुड़ सकते हैं, और उसमें जो भी इंटरेस्टिंग केसेस मैं देखता चलता हूँ, या कोई पोल होता है या कोई चीज़ है, वो आप उसमें देखते चलते हैं, उसमें इन्वॉल्व होंगे, अपने आप ही आपको चीज़ें दिखती चलेगी। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही डाला होलोप्रोजन कैफली पे, अब जो चीज़ आ रही है उस पर मेरे को एक दिखा था थोरैसिक इन्वर्सिस पे, डेक्स्ट्रोकार्डिया था, हार्ट जो है वो राइट साइड पे, वो वीडियो डाल दिया मैंने कल ही एक वीडियो डाला कि हाँ जी भाई ये बेबी को प्रॉब्लम हो रही है, इस तरीके की चीज़ें हैं, रीनल सिस्ट है, हार्ट में कोई दिक्कत है, इस तरीके की चीज़ें देखते चलते हैं। तो आपको एक जो माइंड पे होता है ना, जब आपने कोई केस देखा होता है, कोई वीडियो देखा होता है और आप फिर से देखोगे, वो स्ट्राइक कर जाएगा, अच्छा ये है। सो जो मैं पहले भी बता रहा था, बुक्स भी हैं हमारी बहुत सारी, वो बुक्स बेसिकली स्टेप बाय स्टेप सीरीज की हैं। अभी उनको मॉडिफाई करना है, अपग्रेड करना है, काफ़ी टाइम से नहीं हो पाया है, बट उसमें भी यही चीज़ थी। मैंने जो सबसे पहली किताब लिखी थी ऑन अल्ट्रासाउंड एंड कंजेनाइटल एनोमलीज पे, उसमें मैंने क्या लिखा, बेसिकली 4 या 5 या 6 फोटोएं डाली, अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, व्हाट एल्स टू चेक, उसे इट मेक्स इट वेरी सिंपल। सो दैट इज हाउ वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट, मेक मोर एंड मोर पीपल टू, क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोगों ने जो है वो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे पढ़ना है। सो ये छोटी छोटी बुक्स जो हैं, छोटी छोटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये ग्रुप्स हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, एंड आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। एंड मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने भेजा है, कोई पिक्चर भेजी है, और मैं कॉन्फ्रेंसेस में कहता हूँ, मैंने अगर जवाब नहीं दिया, डू नॉट वरी, दोबारा भेज दो। तब भी नहीं देता हूँ, चिंता नहीं करो, बिकॉज आई रन ऑलमोस्ट 650-700 ग्रुप्स। तीसरी बारी कुछ ना कुछ नास्टी लिख के भेजो, डॉक्टर साहब आप कहते हो जवाब तो देते नहीं हो, तो मैं फटाफट जवाब दे दूंगा उस पर, क्योंकि मुझे लगता है भाई दूसरे को ये नहीं लगना चाहिए कि उस टाइम पे तो बोल रहे थे फिर हेल्प नहीं करते। सो डोंट वरी, मैंने पढ़ लिया होता है, बट वो इतने नीचे चले जाते हैं मैसेजेस, मुझे नहीं मिलते हैं। सो जस्ट दोबारा भेज दो, डू नॉट हेजिटेट, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। सर अब बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिली और समझ में आया, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हैं सर, जैसे कि मैं अगर घर से निकल रहा हूँ अपनी वाइफ को लेके, घर से किसी को लेके, तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा सर, जैसे कि सोनोग्राफी करने से पहले कोई तैयारी करनी पड़ती है क्या? हाँ, बेसिकली कुछ जगह करनी होती है, कुछ जगह नहीं करनी होती है। जैसे आप थायराइड का स्कैन कर रहे हो, ब्रेस्ट का स्कैन कर रहे हो, मसल्स का या बोन्स का स्कैन कर रहे हो, बोन्स का मतलब व्हेन आई एम सेइंग आई मीन जॉइंट्स, उसके लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं। स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, उसमें कोई तैयारी की जरूरत नहीं। अगर आप पेट के ऊपर वाले हिस्से का अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, लिवर गॉल ब्लैडर देख रहे हो, तो आपको खाली पेट सकती है। लोअर एब्डोमेन का स्कैन देख रहे हो, तो आपका ब्लैडर फुल होना चाहिए। अब कोई आया होल एब्डोमेन स्कैन,
होल एब्डोमेन स्कैन के लिए आपको खाली पेट भी चाहिए और ब्लैडर फुल। तो कहते हैं हम ब्लैडर कैसे फुल करें, प्लेन वाटर अलाउड। किडनीज और ब्लैडर अगर देख रहे हो कि भाई कोई स्टोन तो नहीं है, आप कुछ भी खा पी सकते हो, लेकिन आपको ब्लैडर फुल करना है, तो हम कहते हैं भाई दूध, लस्सी, ठंडा जो इच्छा पी लो, कुछ खाना है कुछ खा पी लो। प्रेगनेंसी कब है, अर्ली प्रेगनेंसी है, भाई हमें क्यों ब्लैडर फुल करना होता है? बेसिकली यूट्रस है, यूट्रस के सामने गैस है, अगर समझिए इंटेस्टाइन्स है, तो जो हमारी अल्ट्रासाउंड वेव्स है वो इंटेस्टाइनल गैस से स्कैटर हो जाएगी। ये जानना सबको जरूरी है, क्योंकि भाई व्हाई आर वी फिलिंग अप द ब्लैडर? आपने ब्लैडर फुल किया, लिक्विड मीडिया सामने बन गया, तो आपको यूट्रस ओवरीज का स्कैन करना है, आपको प्रोस्टेट का स्कैन करना है या केयूबी का स्कैन करना है, जो भी पीछे देखना है। अर्ली प्रेगनेंसी अप टू 10 वीक्स का स्कैन करना है, आपको ब्लैडर फुल करना है, ताकि आपकी साउंड वेव्स ब्लैडर के थ्रू पास हो जाए और अच्छे से दिख जाए। 11 टू 14 वीक्स का स्कैन जो एनटी स्कैन है, पार्शियली फुल ब्लैडर चाहिए आपको। उसके बाद क्योंकि यूट्रस ही इतना बड़ा हो जाता है कि वो डिस्प्लेस कर देता है, इंटेस्टाइन साइड में हो जाती है, अब आपको आराम से दिख सकता है, तो आपको ब्लैडर फुल नहीं चाहिए। तो चाहे वो अनोमली स्कैन है, हार्ट का स्कैन है फीटल एको, चाहे वो उसका स्कैन है, ग्रोथ स्कैन है, 28 वीक्स 32 वीक्स नहीं चाहिए। उस केस में भी थोड़ा ब्लैडर फुल क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आप स्कैन कर रहे हो, आधा घंटा लग रहा है, तो उतनी देर में थोड़ा ब्लैडर फुल हो जाएगा। माउथ ऑफ द यूट्रस को नापना है, सर्विक्स को, उसके लिए ब्लैडर फुल चाहिए होता है। अडल्ट हार्ट का कर रहे हो, कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। सो ये जानना जरूरी है, नहीं तो आप जब भी कोई अपॉइंटमेंट लेते हैं किसी भी क्लिनिक से, तो वही आपको बता देंगे ये करना है। अब कुछ होता है कि भाई 4 घंटे या 5 घंटे फास्टिंग करके, अब वो कई बार होता है कि अगर गॉल ब्लैडर में कोई दिक्कत है तो क्लियरली नहीं दिखती है। आई ऑलवेज प्रेफर कि ओवरनाइट फास्टिंग हो। कोई इमरजेंसी है, पेट में दर्द बहुत है, गॉल ब्लैडर देखना जरूरी है, तब आप जरूर देखें। बट अगर कोई भी डाउट लगता है, उस पेशेंट से कहो अगले दिन सवेरे एम्प्टी स्टमक एक बारी जरूर आ जाओ। जी, जैसे सर अब अल्ट्रासाउंड कराते समय एक और मिथ आता है कि क्या अल्ट्रासाउंड कराते समय दर्द भी होता है? अल्ट्रासाउंड कराते समय दर्द नहीं होगा कभी भी, लेकिन अगर कहीं दर्द हो रहा है तो वो हिस्से को दबाया जाएगा, तो जरूर थोड़ा सा दर्द हो सकता है। उस केस में आपको केयरफुल रहना है। कई बार होता है पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब वहां गए थे तो उन्होंने बहुत कस के दबाया। एक तो कस के क्यों दबाना है, अगर मशीनें आपकी इतनी अच्छी हैं तो। दूसरी चीज है, हमारे टीचर्स ने जो सिखाया है कि पेट में जहां पे भी दर्द है, वो अगर आप हाथ से एग्जामिन कर रहे हो तो लास्ट में एग्जामिन करो, अल्ट्रासाउंड कर रहे हो तो लास्ट में उसको एग्जामिन करो, ताकि क्योंकि अगर वहीं दर्द हो गया तो पेशेंट पेट को टाइट कर दे। तो अगर लेटेस्ट से अपेंडिक्स का दर्द है, कुछ दर्द है, तो मैं पहले बाकी सारे हिस्से को देखूंगा, फिर मैं अपेंडिक्स के हिस्से को देखूंगा, और पेशेंट को जरूर बता दूंगा कि हल्का सा दर्द। सो वो एम्पैथी, वो पेशेंट की तरफ जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अल्ट्रासाउंड की सर जब करने के बाद जो रिपोर्ट्स आती हैं, क्या उसमें टाइम लगता है? सी इट डिपेंड्स ऑन, भाई आप साथ साथ रिपोर्ट तो पेशेंट को बता सकते हो, लेकिन उसके बाद टाइप रिटन रिपोर्ट, पिक्चर्स निकलनी, फॉर्म्स फिल करना, उसमें टाइम जरूर लगता है। अब इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितने पेशेंट्स बाहर वेट कर रहे हैं, आपका स्टाफ कितना वो कर रहा है। कुछ लोग है वो कहते हैं शाम को आकर रिपोर्ट ले जाओ, कुछ लोग कहते हैं आधा पौना घंटा वेट करो। इट ऑल डिपेंड्स। और पेशेंट दूर से आया है तो, लेकिन आजकल पोर्टर सर्विसेज इतनी अच्छी हो गई हैं, अगर कोई नहीं वेट करना चाहता, कोई 10 मिनट भी नहीं वेट करता, कहते हैं मैं बाद में ड्राइवर को भेज दूंगा, तो दैट इज। बट जो रिपोर्ट नॉर्मली होता है, ब्लड टेस्ट में हम मशीन में डालेंगे, रिपोर्ट तब आएगी या कोई और एग्जामिन करेगा, ये वो आपको साथ के साथ एटलीस्ट मालूम है कि कोई दिक्कत है या नहीं है। कुछ रेशियोज, कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है, तो आप पेशेंट से कह सकते हो 15 मिनट वेट करो, मैं भी देख के फिर से बताता हूँ। सर जब अल्ट्रासाउंड स्टार्ट होता है तो मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि सर वो हार्ट बीट्स सुनाई जाती हैं, क्या वो इम्पोर्टेंट होती हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं? सी हार्ट बीट का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि आपको पहले वो फ्लिकर देखनी है। दूसरी चीज है, अगर आपको रिकॉर्ड करनी है हार्ट बीट, या पेशेंट पूछेगा कितनी है हार्ट बीट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एम मोड, वो होता है मोशन मोड, जिसमें आपको हार्ट बीट की ट्रेसिंग दिखेगी। जो चीज आपको 10 या 11 हफ्ते से पहले नहीं करनी है इज टू मेक द पेशेंट हेयर द हार्ट बीट। नाउ दैट्स अ मैसेज फॉर द कॉमन पीपल ऑल्सो एंड फॉर द डॉक्टर्स ऑल्सो। अप टू 10 वीक्स अल्ट्रासाउंड से हार्ट बीट सुनानी नहीं चाहिए। इट इज सेफ, सारा कुछ है, बट वाई पुट दैट एनर्जी? हमने जब एंटी स्कैन करना है तो ट्राइकास्पिड रीगर्जिटेशन के लिए बिटवीन 11 एंड 13 वीक्स एंड 6 डेज हार्ट बीट सुननी और सुनानी है, उस टाइम सुनाइए। उससे पहले खाली एम मोड यूज करिए। कईयों का ये कहना है सर हमें क्लियर नहीं होता है, जूम कर लो इमेज को।
आराम से आपको छोटा सा हार्ट बीट दिखेगी। एंड जब आप एम मोड की ट्रेसिंग करोगे आपको बगल में दिखेगा कि ये हार्ट बीट है। आपने वन हार्ट बीट की ट्रेसिंग लेनी है, 2 से ट्रेसिंग लेनी है, मेजरमेंट लेनी है, 3 से लेनी है, वो आराम से आ जाएगा। अगर प्रेगनेंसी में सब कुछ नॉर्मल होता है सर, तो सोनोग्राफी क्या बार बार करवानी चाहिए? नॉर्मल होता है मतलब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं या पेशेंट फील कर रहा है नॉर्मल? पेशेंट फील कर रहा है। सी पेशेंट फील कर रहा है नॉर्मल तो आधी ज्यादा में दिक्कत में कुछ भी नहीं आएगा। अब जैसे किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को 200 है 250 है, नहीं पता लगेगा, वो तो अंदर क्या दिक्कत हो रही है वो तभी पता लगेगा। ब्लड प्रेशर को, इन सब चीजों को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? आपको नॉर्मल फील हो रहा है लेकिन अंदर आपको नहीं मालूम है क्या दिक्कत हो रही है जब तक आप वो चीज नहीं कराएंगे। अब अनलेस एंड अनटिल कोई सिम्टम आए, सिम्टम क्या आएगा? पेन हो, ब्लीडिंग हो, कोई और दिक्कत हो, तो मूवमेंट्स कम फील हो रही हो तभी। बट अगर कोई और दिक्कत हो रही है अंदर, सो द बेस्ट वे आउट इज अल्ट्रासाउंड व्हेनेवर नीडेड कराओ, ताकि आपको पता लग सके आप कंफर्टेबल हो, बेबी कंफर्टेबल है एंड पेरेंट्स कंफर्टेबल है, दैट द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड द सराउंडिंग ऑफ द बेबी इज नॉर्मल। सो फीलिंग नॉर्मल इज नो क्राइटेरिया कि बेबी ठीक है, यू हैव टू गेट इट करेक्ट चेक व्हेनेवर। सेम थिंग गोज फॉर, हम लोग नॉर्मल हेल्थ चेकअप्स के लिए क्यों कहते हैं हर साल में 1.5 साल में? बाई चांस कोई चीज़ लिवर में, बाई चांस कोई चीज़ किडनी में, अडल्ट्स के लिए हार्ट का चेकअप क्यों करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं जो हेल्थ चेकअप्स होते हैं कि कोई भी चीज़ है पहले ही पता लग जाए। जितनी जल्दी पकड़ेंगे किसी बीमारी को उतना ही कम उस पर मेहनत करनी पड़ेगी और उतने ही जल्दी ठीक होने के चांसेस होते हैं। कुछ कंफ्यूजिंग और फियर वाले क्वेश्चंस भी होते हैं सर, जैसे कि एक क्वेश्चन है सोनोग्राफी रूम में मशीन की जो आवाज़ आती है तो उसे डर लगता है, वो नॉर्मल बात है क्या? मशीन की कोई आवाज नहीं है, मतलब जो वो प्रोब है उससे कोई आवाज नहीं आ रही, इसको तभी अल्ट्रासाउंड कहते हैं। जो आप मेगाहर्ट्ज यूज कर रहे हो वो आम इंसान मतलब कोई भी नहीं सुन सकता है। जैसे अब आपका प्रोब है ट्रांस एब्डोमिनल प्रोब, जो कॉन्वेक्स सेक्टर ट्रांसड्यूसर होता है जिससे आप पेट की तकलीफें देखते हो, वो आज की डेट में बिटवीन 1 to 8 या 2 to 9 मेगाहर्ट्ज है। मेगाहर्ट्ज। जो वेजाइनल प्रोब है वो 5 से लेके 12 मेगाहर्ट्ज तक है। जो स्मॉल पार्ट्स प्रोब है जिससे हम ब्रेस्ट को देखते हैं, थायराइड को देखते हैं, स्क्रोटम को देखते हैं, वो 8 से लेके 15 या कुछ तो 18 या 19 या 20 मेगाहर्ट्ज तक हो गए। वो रही जो अगर थोड़ी बहुत आवाज़ होती है तो वो अगर गर्मियों में अगर चल रही है मशीन तो आपको थोड़ी सी आवाज़ सुनाई पड़ेगी और साथ में एसी की आवाज़ आ रही होती है। अदरवाइज मशीन में जो आवाज़ है वो जो नॉर्मल एक मोटर की आवाज़ होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एंड कोई डरने वाली चीज़ नहीं। अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर रिपोर्ट दे देते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। सी अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर। कई बार क्या होता है उनको लगता है मैं कुछ बताऊंगा तो उन्होंने 4 और सवाल पूछ लेने। कई पेशेंट्स पहले ही पढ़ के आए होते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उनको लगता है जी लेट अस जस्ट गिव द रिपोर्ट, अपने डॉक्टर के पास चले जाओ। और कई लोग होते हैं जो थोड़ा सा दिखा के चीज़ समझा देते हैं कि आप चिंता मत करो। जो अप्रोच आपको ठीक लगती है, जिससे आपका पेशेंट कंफर्टेबल है, आप जैसे डिजिटल का ज़माना चल रहा है सर, तो आपने कोई रिपोर्ट दी और लोग उसको गूगल करते हैं और उसको देख के घबरा जाते हैं। वो सबसे बड़ी चीज़ ये यहाँ पे ही वो आपका जो पहले वाला क्वेश्चन था उसका सवाल है। अगर आपके डॉक्टर ने एक्सप्लेन कर दिया तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी पेशेंट होते हैं कि भाई अपना गूगल तो भी बंद कर दो, उसके बारे में ज़्यादा मत पढ़ो। कोई गायनी में भी अगर तकलीफ होती है ना तो पेशेंट अच्छा जी उनको कोई बीमारी का नाम बता दो तो वो टेंशन करना शुरू हो जाते हैं कि भाई अब क्या करेंगे, किस तरीके से चलेगी चीज़। देयर इज नथिंग टू वरी, वी आर ऑल देयर टू हेल्प यू। डायग्नोसिस में जहाँ हेल्प चाहिए, जिसने अल्ट्रासाउंड किया वो हेल्प करेगा, जहाँ पे पैथोलॉजी की जरूरत है, जो ब्लड टेस्ट किए वो आपको हेल्प करेगा, एंड फाइनली जो गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन ने आपको देखा वो। दूसरी चीज़ है, समझिए आपको ब्रेस्ट में कोई सिस्ट दिख गया, कोई लंप दिख गया, हो सकता है उसकी कोई टेंशन ना हो, आप जबरदस्ती टेंशन किए जा रहे हो, 2 दिन तक आपने अपनी हालत खराब कर दी, पूरा परिवार परेशान। आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली ऐसी चीज होती है प्रेगनेंसी में, कई ऐसी चीजें होती हैं जिसकी कोई टेंशन नहीं करनी होती, लेकिन पेशेंट सोच सोच के टेंशन करता है और बाद में जब डॉक्टर के पास जाते कहते हैं इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी टेंशन करने की। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें। गूगल से जाने से अच्छा अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सवाल। 2 तरीके के पास डॉक्टर्स के पास एक पेशेंट जाता है सर, एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास, फिर गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवा लो और वो दूसरे डॉक्टर के पास जाके अल्ट्रासाउंड कराता है, और कुछ रिपोर्ट अगर गड़बड़ आ जाती है तो वो डर जाता है एकदम से। तो डरना चाहिए उस समय कि नहीं डरना? सी डिपेंड करता है, डरना चाहिए वुड बी अ वेरी स्मॉल वर्ड, डिपेंड करेगा कि क्या गड़बड़ निकली है।
गड़बड़ बहुत बड़ी निकली है, या दूसरे ने प्रेजेंट कैसे की है, बहुत ज़्यादा डरा दिया है। तीसरी चीज़ है, आपने गूगल पे जाएगा, गूगल पे प्रॉब्लम ये होती है, अगर 100 में से 2 लोगों को प्रॉब्लम है तो वो 2 मेंशन करेंगे, और खाली 100 लोग तो होते नहीं, करोड़ों लोग होते हैं, तो आपको ये लगता है ज़्यादातर केसेस में प्रॉब्लम आती है। जो ठीक हो जाते हैं, जो ठीक होते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो लिखें। तो इस चीज़ के लिए घबराना नहीं है। अगेन एज आई से, वी डॉक्टर्स एंड द मेडिकल फ्रेटर्निटी इज देयर टू हेल्प यू आउट। करिए, समझिए, और अगर कोई डरने वाली बात है भी तो हम सारे के सारे वहाँ पे हैं, ताकि बेस्ट ऑफ इलाज होगा एंड बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट से बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स निकले। सर, रिट्रोप्लेसेंटल ब्लीड क्या होती है और इससे क्या खतरा होता है? रिट्रो का मतलब है पीछे, बैक, और प्लेसेंटल का मतलब है प्लेसेंटा के पीछे। अब जब भी प्लेसेंटा के पीछे ब्लीडिंग हुई, क्या हो गया? प्लेसेंटा उठ गया। प्लेसेंटा का काम क्या है? प्लेसेंटा से बेबी को सारा फूड एंड ऑक्सीजन आना है वाया दी अम्बिलिकल कॉर्ड। अब जहाँ पे हुआ, अब इसमें मम्मा को भी खतरा है और बेबी को भी खतरा है। मम्मा को क्या खतरा है कि भाई बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। कई बार होता है कंसील्ड होती है कि बाहर नहीं आएगा ब्लड, कई बार होता है बाहर ब्लीडिंग हो रही है। मदर को और कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो रही है। तो बेबी को क्या हो सकता है? धीमे धीमे बच्चों को खाना ऑक्सीजन कम जा रहा है, बेबी को दिक्कत। दूसरी चीज़, अगर बहुत ही सीवियर फॉर्म में होता है तो कई बार पूरा का पूरा प्लेसेंटा उठ सकता है, बच्चे को खून ऑलमोस्ट नहीं जाना, वो बेबी आगे चल के दिक्कत भी हो सकती है कि बच्चे की हार्ट बीट में दिक्कत आ जाए, धीमी धीमी स्लो और फिर बंद ना हो जाए। तो रिट्रोप्लेसेंटल बीट देखना, जैसे पेशेंट को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, स्पेशली आफ्टर 20 वीक्स, या पेशेंट को जो है वो ब्लीडिंग दिख रही है आपको, या यूट्रस बहुत हार्ड हो गया एग्जामिन करने पे, यू हैव टू बी केयरफुल कि कहीं रिट्रोप्लेसेंटल ब्लीडिंग तो नहीं हो। सर, EIF और BSD में क्या फ़र्क होता है? EIF का मतलब हुआ एकोजेनिक इंट्राकार्डियक फोकस। ये बेसिकली होता है माइक्रो कैल्सिफिकेशन। जो पैपिलरी मसल होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के ज्यादातर केसेस में 4 चेंबर्स होते हैं, 2 बड़े चेंबर्स, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। सो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में है या राइट वेंट्रिकल में है, इट कैन इंक्रीज द चांसेस वेरी लिटिल ऑफ कि कोई जेनेटिक अबनॉर्मैलिटी ना हो। इसको हम सॉफ्ट मार्कर कहते हैं। टेंशन वाली कोई बात नहीं होती, इससे बच्चे के हार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, हार्ट की फंक्शनिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। पेशेंट्स डर जाते हैं तो हम लोग चेक जरूर कर लेते हैं हार्ट को डिटेल में, लेकिन EIF इज अ सॉफ्ट मार्कर। अब सॉफ्ट मार्कर क्या होते हैं जी? सॉफ्ट मार्कर ऐसे होता है कि उससे कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चे को, लेकिन इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ कि बेबी को कोई जेनेटिक अबनॉर्मैलिटी हो सकती है। जैसे EIF हो गया, जैसे पेल्विक एक्टेसिस हो गया, एकोजेनिक बावल हो गया, एबरेंट राइट सबक्लेवियन आर्टरी होगी, आरसा जिसको कहते हैं। अब द क्वेश्चन इज EIF और VSD। VSD इज अ होल इन द हार्ट। 2 जो बड़े चेंबर्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, उनको एक सेप्टम करता है, उसके अंदर अगर होल है तो डिपेंड करेगा साइज कितना है। अगर तो छोटा सा है तो इनवेरिएबली लास्ट तक आते आते तक भर जाता है। अगर बड़ा है, लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है साफ ब्लड देना बेबी को, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या गंदा ब्लड होता है। अगर दोनों मिल रहे हैं, बेबी ने होना है, तो इसका मतलब है बेबी को दिक्कत हो सकती है जब बाहर आएगा। छोटा होगा तो भर जाएगा, बड़ा होगा तो मुझे ये देखना है कि कहीं किसी और चीज का पार्ट तो नहीं है, कोई और दिक्कत तो नहीं है बच्चे को जिसकी वजह से है। तो मैं हार्ट को बहुत डिटेल में, जिसको हम फीटल एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, जो कि आजकल कई बच्चों में इवन नॉर्मल भी की जा रही है, सो फीटल एकोकार्डियोग्राफी कराएंगे देखने के लिए कि इट इज जस्ट अ VSD और सम अदर प्रॉब्लम। स्मॉल में नथिंग टू वरी, बड़े में आई एम गोइंग टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। और जब भी ये आती है चीज या कोई भी और आपको दिक्कत दिख रही है, आपने ये देखना है बच्चे को कब डिलीवर करना है और कहाँ डिलीवर करना है। रादर देन मैं डिलीवरी यहाँ करूँ और उसके बाद किसी हार्ट हॉस्पिटल में लेके जाऊँ, आई वुड मच रादर डिलीवरी ऐसी जगह पे करे जहाँ सारी फैसिलिटीज। सर, फीमेल इनफर्टिलिटी में सोनोग्राफी का कितना महत्व है और सोनोग्राफी कब कब करनी चाहिए? जो फीमेल इनफर्टिलिटी के केस में अल्ट्रासाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं एक सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई जब भी कोई पेशेंट आया है तो कब अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, तो कोई कहता है डे 2 पे, डे 3 पे, कोई कहता है मिड साइकिल पे। सो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस दिन पेशेंट आया उस दिन अल्ट्रासाउंड, ताकि एटलीस्ट आपको ये पता लग जाए कोई और तकलीफ है
तो इस चक्कर में जो है ये ना हो कि मिस आउट हो जाए, हो सकता है पेशेंट अगली साइकिल में ना आए, हो सकता है 2 महीने 3 महीने लगा दे, तो वो वेस्ट हो जाएंगे। और रादर देन आए भी दूसरे तीसरे दिन तो आपको पता लगे नहीं एंडोमेट्रियोसिस था या कोई बड़ा सा फाइब्रॉइड था, जो कि कई बार एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो उस केस में ये आपको पता लगे अरे मैं तो पहले ही ट्रीटमेंट कर देती, वाई वे वेस्टेड 18 डेज। तो इस तरीके से ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरे जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल डॉक्टर्स हु प्रैक्टिस अल्ट्रासाउंड और आस्किंग, एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी देखने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा? एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी देखने के लिए बेस्ट टाइम है मिड साइकिल का, अराउंड डे 12। अनदर मैसेज, ओवेरियन पैथोलॉजी देखने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है? ओवेरियन पैथोलॉजी देखने के लिए बेस्ट टाइम है ऑन डे 2 और डे 3 ऑफ द साइकिल, जिसमें सारी चीजें शांत हैं। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं है कि ये सिस्ट है या ये फॉलिकल है या एक फॉर्मेशन, सो यू आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट। देन अ मैसेज फॉर ऑल द डॉक्टर्स, ऑलवेज स्टार्ट गेटिंग अ बेसलाइन स्कैन डन। जो भी इनफर्टिलिटी, जरूरी नहीं है कि आपने आईवीएफ में ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, या अगर आईयूआई कर रहे हैं आप, अगर आईवीएफ नहीं भी कर रहे हैं, नेचुरली पेशेंट ने ट्राई करना है, आईयूआई करना है, आपका क्या मकसद है? दैट पेशेंट को जल्दी से जल्दी गुड न्यूज मिले। उसके लिए आपने अगर थोड़ी सी और मेहनत कर ली तो व्हाट इज द हार्म? सो इस चीज के लिए बेसलाइन स्कैन जरूर करें और उसमें कलर डॉपलर जरूर यूज करें। उसके बाद आपने बुलाना है पेशेंट को 8th डे या 10th डे, डिपेंडिंग ऑन कितनी साइकिल है उनकी। नाउ अगेन अ मैसेज फॉर ऑल कि ये नहीं कि अब 10th डे को बुलाया तो सीधे अब 5 दिन बाद आना ना। जब तक फॉलिकल 14 मिलीमीटर का नहीं हो जाता, आप एवरी ऑल्टरनेट डे, जहां पे फॉलिकल 14 मिलीमीटर का हो गया उसके बाद रोज बुलाना शुरू कर, ताकि जब तक एक्सट्रूजन नहीं हो। देन अल्ट्रासाउंड विल हेल्प यू टू फिगर आउट ट्रिगर कब देना। अगर नेचुरल साइकिल है तो ट्रिगर आपने देना है जब फॉलिकल का साइज 20 to 24 मिलीमीटर के बीच। अगर आपका जो एक आप मेडिकेशन दे रहे हो और इंजेक्टेबल्स दे रहे हो तो आपने 18 to 20 के बीच में देना है, अगर आईयूआई होना है। अगर आप आईवीएफ ट्राई कर रहे हो तो बिटवीन 16 to 18 मिलीमीटर का फॉलिकल होता है, आपने तब ट्रिगर देना है। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं आप ध्यान रखोगे, रिजल्ट्स उतने ही अच्छे आएंगे। कलर डॉपलर यूज करना है देखने के लिए कि एंडोमेट्रियम में कितना फ्लो है, यूट्राइन आर्टरीज में कितना फ्लो है। फॉलिकल में आपने देखना है पेरीफॉलिकुलर वास्कुलराइजेशन कितना है और उसकी पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी। एंड बिलीव मी, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। कोशिश करोगे तो आ जाएगा। अगर आप डर के मारे करोगे ही नहीं तो देन यू आर लूजिंग आउट ऑन मेजर इंफॉर्मेशन टू गिव टू द पेशेंट्स एंड योर रिजल्ट्स विल बी लैकिंग इन दिस। इन चीजों का ध्यान रखिए एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। सर, एक ऐसा कोई मैसेज जो आप एक डॉक्टर को देना चाहें, या हु इज गोइंग टू बी डॉक्टर? मेरा बेसिक मैसेज होता है अल्ट्रासाउंड इज अ फैसिनेटिंग फील्ड। आप इमेजिन करो, आप जो भी चीज है, चाहे वो कहीं का भी अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, आप अंदर देख रहे हो। दूसरी चीज है इट इज अ डायनामिक थिंग। अगर आप बेबी देख रहे हो, यू कैन नेवर बी कि अच्छा मैं प्रोब को ऐसे रखूं ऐसे रखूं ऐसे रखूं। बेबी कैसे उस पर डिपेंड करता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर रियली गिव यू लॉट्स ऑफ जॉय। बी पैशनेट अबाउट इट, रीड मोर एंड मोर, अटेंड कॉन्फ्रेंसेस। अभी तभी आपको, बिकॉज आपको जैसी नई नई चीजें मिलेंगी, अब बहुत सारी चीजें हो रही है। ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अब आप 11 to 14 वीक स्कैन में देख सकते हो जस्ट बाय लुकिंग एट द इंट्राक्रेनियल ट्रांसलूसेंसी। मैं पीछे एडवांस वाली क्लासेस ले रहा था, उसमें मैंने भी पढ़ाई की, तो देयर इज अ न्यूरोसोनोग्राफी दैट कैन बी डन इन द फर्स्ट ट्रिमेस्टर। क्रैश साइन देख रहे हो आप, ड्राई ब्रेन देख रहे हो आप, नेजल बोन को देख रहे हो, देयर सो मच दैट यू कैन हेल्प आउट। इसी तरीके से अब आप ब्रेन को बाद में भी देखोगे। अब सैड सेक्शन आ गए, ये सेक्शन आप ले रहे हो तो ये ट्रांसफर सेक्शन है, एक्सियल सेक्शन है, ये आपका सैड सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल है, एंड दीज आर द कोरोनल सेक्शंस। सो रिमेंबर दैट यू हैव टू डू दिस। यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग 3D। मैं नहीं कह रहा है 3D के बगैर काम नहीं चलेगा, चलेगा, बट अगर और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है। इफ यू आर लुकिंग एट एन ओवल स्ट्रक्चर, आपको ओवल स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप उसका वॉल्यूम नाप सकते हो 3 मेजरमेंट से। बट लेटेस्ट से कोई चीज टेढ़ी मेढ़ी है, या एंडोमेट्रियम विच इज अ टीयर ड्रॉप, ऊपर मोटा होता नीचे पतला, आप इस तरीके से मेजर नहीं कर सकते वॉल्यूम। दैट इज व्हेन यू नीड द वोकल इन 3D टू मेजर इट। छोटी छोटी चीजें करोगे। अगर हम अपने मोबाइल बार बार नए ले रहे हैं तो व्हाई नॉट योर मशीन्स, व्हाई नॉट योर माइंड, अपग्रेड इट एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, इफ एनीवन कैन डू इट,
you surely can do it. You'll not miss out. एक रैपिड फायर आपके साथ स्टार्ट करेंगे सर। इसमें पहला क्वेश्चन ये रहेगा, आपका फेवरेट अल्ट्रासाउंड मोमेंट। मेरा सबसे अच्छा अल्ट्रासाउंड मोमेंट होता है जब कोई इनफर्टिलिटी पेशेंट जो जिनका मैं मॉनिटर कर रहा होता हूँ और वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो ये कहना मुश्किल होता है कि वो ज़्यादा खुश हैं या मैं ज़्यादा खुश। मुझे बहुत अच्छा लगता है। पेशेंट से सुना गया सबसे बड़ा मिथ। सबसे बड़ा मिथ तो यही होता है, डॉक्टर साहब को दिक्कत तो नहीं हो जाएगी बच्चे को अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं या बहुत अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, वो दूसरे तीसरे अल्ट्रासाउंड चाहे हुआ दूसरे 2 महीने बाद ही हो, उनको ये लगता है कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। वो सबसे कॉमन मिथ है। हर प्रेग्नेंट वुमन का कॉमन सवाल, डॉक्टर साहब आपने अल्ट्रासाउंड कर दिया, सब ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी आगे? आप ऐसी कोई बात चाहते हैं जो हर पेशेंट जानते हो? मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि उनको ये मालूम होना चाहिए अल्ट्रासाउंड कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है कि सब कुछ पता लग जाएगा। उनको ये जानना चाहिए कि हाँ जी डॉक्टर साहब अभी जो कुछ हम देख रहे हैं सब ठीक है कि नहीं, एंड उनको भरोसा होना चाहिए कि जो डॉक्टर भेज रहे हैं या जो आपने किया है देखा है, ऊपर वाले का शुक्र रहेगा, सब ठीक रहेगा। आपकी पर्सनल प्रेफरेंस 2D या 3D अल्ट्रासाउंड? ऑलवेज स्टार्ट विद 2D एंड जहां जरूरत पड़े 3D जरूर करो। डोंट हेजिटेट एंड बाय ओनली 2D एंड 3D। आई ऑलवेज यूज कलर डॉपलर आल्सो। जहां आपको 2D की जरूरत है 2D करो, जहां जरूरत है कलर। पेशेंट को जो सबसे अच्छी रिपोर्ट मिलनी चाहिए आपने वो करना है, उसमें कोई संकोच मत करो। थैंक यू सर, बहुत सारी नॉलेज मिली आज आपसे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। क्या होता है कि सर जनरल क्वेश्चंस भी रहते हैं, अब आज हमको मालूम चला कि सोनोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे, जनरल थे, टिपिकल थे, और आपने बहुत आसानी से उसको बहुत सुलझे हुए तरीके से हमको बताया सर। थैंक यू फॉर गिविंग वेरी गुड पॉडकास्ट विद अस। थैंक यू सो मच सर। Thank you, couple. Always a pleasure to meet you. And it's a pleasure to have the team also here. They all were very, very helpful. I hope and I presume it was there for the common man also, common public as well, and for the doctors. And they would definitely benefit with this podcast that's going to be there on obstetric sonography or as such on sonography. So I hope that's very, very helpful and people are going to be benefited by it. Thanks so much again, couple. थैंक यू सर, थैंक यू। Every word's a step we take.